अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत और प्यारी सी सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ। और प्यारी सी सुबह मैं कह रही हूँ, मुझे पता है वहाँ बैठे हुए कहीं कहाँ प्यारी सी सुबह, महंगाई और ये और वो, लेकिन देखिए आपको सुबह आँख खोलने का मौका मिला है तो आप इसको प्यारी ही समझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आँख ही नहीं सुबह खोल पाते। तो इस वक्त आपको नई सुबह मुबारक। और आज का टॉपिक बहुत ही क्यूट सा, मज़ेदार सा है। हम छोटे होते हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को जमा करना शुरू करते हैं। मुझे याद है, अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे पहले रबर्स जमा करने का शौक़ था। मैं छोटी थी, बिल्कुल छोटी सी क्लास में, अलग अलग किस्म के रबर्स, फैंसी शार्पनर्स, पेंसिल्स, पेन, ये सब हम जमा किया करते थे। फिर हम थोड़े से और बड़े हुए तो हम लोगों ने मनी बॉक्स में पैसे जमा करना शुरू कर दिए। थोड़ा क्यूट किस्म के मनी बॉक्सेस थे, उसके अंदर थोड़े से सिक्के डाल के, या फिर मिट्टी के मनी बॉक्सेस। और उसके बाद जब वो खोलते थे तो फिर हम खुश होते थे कि हमने इतने पैसे जमा किए। फिर ईद आती थी तो ईद पर जी ईदी जमा करना है। और उस ज़माने में, आजकल ये नहीं रहा ट्रेंड व्हाट्सएप के आने के बाद, लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड का ट्रेंड था। और वो भी, उसकी भी एक कलेक्शन थी। लोग पोस्ट कार्ड जमा किया करते थे, जो भी आपको किसी ने भेजे हैं, ईद कार्ड्स। फिर टिकट्स होते थे, बड़ी बड़ी हॉबीज़ होती लोगों की, टिकट्स जमा करना, डिंगी जमा करना, गुड़ियाएँ जमा करना। सो ये जो जमा करने का हुनर है, ये हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीज़ें जो हैं वो जमा करने वाली चेंज होती गई। फिर हम थोड़े से बड़े हुए तो हमने बैग्स जमा करना शुरू किए, हमने क्लिप्स जमा करना शुरू किए, हमने कपड़े जमा करना शुरू किए, हमने जूते जमा करना शुरू किए। और ये प्रैक्टिस हमारी चलती रही। आई डोंट नो, ये चीज़ें जमा करने से पता नहीं किस किस्म की एक खुशी मिलती थी, एक सुकून मिलता था, एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। फिर उनको यूज़ करना कि मेरी इतने साल पुरानी चीज़ है, सो वो एक बहुत तस्कीन देती थी आपको। और अभी भी ऐसे ही है। आज हम चीज़ों के अलावा भी कुछ बात करना चाहेंगे, यानी कि देखिए, चीज़ें तो हैं मटीरियलिस्टिक, सारी चीज़ें जो आपकी निशानियां हैं, आपकी चीज़ें हैं, जमा पूंजी है। लेकिन बहुत सारी मेमोरीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो आपके साथ रहती हैं, और आप बड़ा प्राउड फील करते हैं उन मेमोरीज़ पे। आपकी कुछ पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, अपनों की यादें, उनके साथ बिताया हुआ हर लम्हा, वो है आपकी जमा पूंजी एक्चुअल। मतलब अगर मैं कहूँ कि आज की टॉपिक का नाम हमने ये रखा है, मेरी कुल जमा पूंजी, आपकी कुल जमा पूंजी। अच्छा, आप हर किसी से सवाल करेंगे और हर किसी के पास उसका मुख्तलिफ जवाब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे नज़दीक मेरी कुल जमा पूंजी मेरी औलाद होगी और उसकी अच्छाई होगी। मेरी औलाद और उसकी अच्छाई के अलावा मुझे बस एक 4 कमरों का एक वो मकान चाहिए जिसमें मैं अपनी छत के नीचे रह सकूं। मुझे ऐसा लगता है मेरी कुल जमा पूंजी है। मुझे कोई शौक़ नहीं कि मेरी कोई फैक्ट्रीज़ हों मेरे पीछे, कोई जायदादें हों। बस ये है मेरी सोच। हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। आज मेरे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे पूछने वाले हैं कि उनकी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी क्या है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। जो हम छोड़ के जाएंगे वो अपनी जनरेशन है कि उसने क्या आगे करना है। तो छोटे से ब्रेक के बाद आइए हम जानते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ से कि उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक्चुअली क्या है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आज मेरे पास ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपके लिए लेजेंड्स हैं और हमारे लिए भी लेजेंड्स हैं, क्योंकि इनकी जो जमा पूंजी है वो आधी से ज़्यादा तो हमें नज़र आती है कि इनकी जमा पूंजी क्या है। इन्होंने वो इज़्ज़त कमाई है जो अच्छे नहीं कमा पाते, और अपनी हार्ड वर्क से, अपनी डेडिकेशन से इन्होंने इस मुल्क को भी दिया है और आपको भी बहुत कुछ दिया है। एंटरटेनमेंट कह लें, अगर आप उसे एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस दिए हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं थी, और प्रोमिनेंट नाम अपना बनाया है इस मुल्क में। हमारे साथ मौजूद हैं जी अशरफ खान साहब,
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आज लेडीज़ फर्स्ट होते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि एक ही जेंट तो मैं मेल की तरफ गई हूँ, है ना? हाँ, और मेरे साथ मौजूद हैं जी यहाँ पे संगीता आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारे साथ है बहुत ही प्यारी सी मसरत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अच्छी। तीनों अलग अलग फील्ड से ना, आप दोनों तो एक्टिंग की फील्ड से हैं, लेकिन आपने भी एक्टिंग को टच तो किया है और ऑब्वियसली बिजनेस वुमन भी कह लें, गुरु ऑफ मेकअप भी कह सकते हैं, और आपने फिल्में बनाई हैं संगीता आपा, एक्टिंग भी की है। अशरफ खान साहब जो है मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमने मिज़ाह अगर देखना हो तो इनकी तरफ से देखा है, चाहे 50-50 हो या ऐसे बहुत सारे और काम इन्होंने किए। सो जाहिर है आज का टॉपिक है आपकी कुल जमा पूंजी, और हर किसी के नज़दीक जो जमा पूंजी है वो मुख्तलिफ होती है। अगर मैं आपसे शुरू करती हूँ, जमा पूंजी की जो डेफिनेशन है वो हर एज में बदलती जाती है। जब आप बच्चे होते हैं तो कुछ और होती है, फिर आप टीन एज में आते हैं तो कुछ और हो जाती है, जब आप शादी के बाद आपके बच्चे होते हैं, और उसके बाद जब आप इस एज में आते हैं कि आपने सारी ज़िंदगी के मज़े चखे हुए होते हैं, फिर कुछ हो जाती है। तो अगर मैं आपके हर स्टेज की बात करूं, जब आप छोटे थे तो क्या आपको कोई चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ था, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, यादें, कुछ ऐसी चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें, और ये जमा पूंजी जो है ना, ये इसकी भी शक्लें बदलती रहती हैं जी। आपने खुद ही बता दिया जी, कि जी। बच्चों की सूरत में, घर की सूरत में, अपने हवाले से, शोबिस के हवाले जी, से, जी, जी। यही जमा पूंजी है हमारी। बिल्कुल। जो स्ट्रगल का दौर गुजरा हाँ। उससे लेके अब तक, हाँ, तो बड़ी यादें, खूबसूरत यादें। और संगीता आपा बैठी हुई हैं, आपा कह दिया मैंने, मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। वो हो सकता 5-10 साल मुझसे छोटी ही निकल आए, और यकीनन निकल आएंगी, क्योंकि 50-50 कब की बात है, अब तो 60 प्लस हो चुका है शायद, है ना? तो ये यादें हैं सारी, और ये जमा पूंजियाँ हैं हमारे बच्चे, माहौल, अपना घर, हाँ। यही जमा पूंजी होती है। यानी आपका भी कहना यही कि जी। औलाद ही जमा पूंजी है। बस। और मेरी बेटी तो आपके शो में आ भी हाँ, चुकी, मेरे हाँ। साथ ही आई थी। माशाअल्लाह। आपको उस वक्त भी पता चल गया था कि जमा जी। पूंजी, आप उससे अलग इंटरव्यू कर रही थी। हाँ। वो भी कई सवालात के मैं जवाब। उससे ज़्यादा बात हाँ। नहीं कर रही। तो आपको लगता है कि आपकी कुल जमा पूंजी आपकी औलाद, यही कायनात है हाँ, हमारी। हाँ, सिकेली। सो अगर मैं आपसे सवाल करूँ मसरत आपा, आपको क्या लगता है कि आपकी कुल जमा पूंजी क्या है? मेरा तो बड़ा सेट पैटर्न है, हाँ। ठीक है। वालिदैन, बहन भाई, बच्चे, फिर उनके बच्चे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे ख़ानदान ही ऐसा है जो कि बिल्कुल इस तरह करके था, हाँ। तो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो हमारे लिए बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट होती हैं, अहमियत। अगर किसी की शादी हो रही है, कोई पास हो गया, कोई किसी अच्छी पोजीशन में चला गया, वो सब खुशियाँ मिलती हैं। फिर उसको शेयर करना अपने माँ बाप के साथ, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर इज़ स्टिल विद मी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब डैडी नहीं रहे, लेकिन माँ जो है उनके साथ वो चीज़ें छोटी छोटी बताना उनको, फिर वो अपनी कहानियाँ सुनाती हैं। अच्छा। जब तुम ऐसी थी, जब वो ऐसी थी, तो ये हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं तो माँ से कहती हूँ, माँ आप इसको रिकॉर्ड करें, हाँ। क्योंकि फिर याददाश्त जो होती है ना वो साथ नहीं देती नहीं है। देती। तो वो उसका रहा। फिर अपने जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आई, तो फिर जो मेरा बिज़नेस था, उस एक सैलून जब था, जब वो खुला, तो वो लगता था कि वही पूरी एक मेरी कुल कायनात कायनात है। हाँ। इस वक्त 80 सैलून्स हैं पूरे माशाल्लाह, पाकिस्तान में। माशाल्लाह। तो वो लगता है कि ये कायनात तो पूरा यूनिवर्स हो गई है ना, लाइक Exactly. बढ़ गई है। हाँ। फिर उसके बाद उसी के अंदर इनोवेशंस डालना। अपने बच्चों को, मेरा बेटा पढ़ाता है, उसको बहुत शौक है। अच्छा, आपकी बेटी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन बेटे का मुझे नहीं पता कि आपके कितने, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी? मेरा बेटा है, वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, फिर अभी इंडस वैली में पढ़ाते हैं, विजिटिंग फैकल्टी में। ही इज़
فائن آرٹس کے ٹیچر. اچھا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ سے وہ اپنی بڑے مزے کی باتیں, اس کا بیٹا ہے, ہاں. میری بہو ہے, سو وہ ان کی ایک الگ دنیا جو ان کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. پھر رضا جو میری بیٹی ہے وہ بزنس لوک آفٹر کرتی ہے. شی از میرڈ اینڈ شی از میرڈ ان ٹو اے ملیشین فیملی. شمل جو ٹونین گائک ہیں جی. تو اس کے چینی بچے بہت مجھے پیارے لگتے ہیں. ویسے واقعی چینی بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایک مزیدار ایڈیشن. اینڈ دین آف کورس میرے میں اپنی بزنس کی طرف آتی ہوں, تو میرا جو میرے فرسٹ حلال میک اپ لائن تھی وہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, بیکاز لوگ حلال کے لفظ کو سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی کیٹیگری کی کوئی وہ چیز کہتے ہیں ہے. اچھا وہ دقیانوسی اس ٹائپ کی بھی سو وہ سوچ کو بدلنا, بتانا کہ اٹس اباؤٹ پیورٹی. تو اسی پیورٹی کو لے کے پھر ابھی ہم نے 3 دن پہلے فریگرنس لانچ کیا, تو اس کا بھی لوگوں کو یہی تھا نا کہ ماشاءاللہ جمع پونجی کافی ہو گئی. اسی حساب سے اسی طرح الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اور بتائیں سنگیتا آپ کی کل جمع پونجی. میرے بچے, ہاں میری 3 بیٹیاں, ہاں ماشاءاللہ سے وہ اب آگے ان کے بچے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ پیارے ہیں. ہاں مطلب اب بچوں سے زیادہ ان کے بچے پیارے ہیں مجھے. ایگزیکٹلی. وہ پتہ ہوتا بھی ہے نا کہ بیٹی یا بیٹا جو ہے نا وہ کمپلین یہ کرتے ہمیں تو آپ منع کرتی تھیں, ان کو آپ کو یہ ساری چیز اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. اب ان کے جو بچے وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتی. اب کتنی خوشی ملتی ہے. بہت بڑی کہ بڑی بیٹی کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. وہ 1 بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے. اچھا. کہ نانو ماما کے ساتھ نہیں رہنا, آپ کے ساتھ رہنا. لاڈ. اور رات کو بھی میں لیٹی ہوئی تھی تو لوشن لے کر آ گیا, میرے پیر ملنے شروع کر دی. میں کہا مجھے بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوتی اس کے ہوتے ہوئے. اور ماشاءاللہ 21 سال کا ہے اور بہت ہی پیارا ہے. BBA کر رہا ہے وہ. اچھا. اور مجھے یہی لگتا ہے کیونکہ بیٹیاں تو سب چلی گئی, تو وہ میرے پاس ہے کہ نانو آپ اکیلی, میں آپ کے ساتھ ہی رہوں. نہیں واو. ماں باپ بلاتے بھی, کہتا میں نے نہیں آنا آپ کے پاس, وہ لاہور میں. اچھا. یہ دیکھ کے ذرا لاڈ آ جاتا ہے نا, وہ ایک یہ رشتہ ہی ایسا, یہ رشتہ ایسا. بالکل. تو اگر میں شروعات کرتی ہوں, ہم نے ان کی یاد دہانی کے لیے چھوٹے چھوٹے کارڈز بنائے ہیں کہ جو جمع پونجی کی لسٹ ہے اس میں سے تھوڑا کچھ کر کے سنانا شروع کریں. تو چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں. جی, میری بڑی بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو ہوئی تھی. ماشاءاللہ. یہ سب سے بڑی خوشی اس وقت تھی میرے لیے. اچھا. 27 رمضان کو پیدا ہوئی تھی. اچھا. اور وہ بڑی میرے لیے برکت ثابت ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد دنیا چینج ہوئی. اچھا. یعنی اور ترقی کے مواقع ملنے شروع ہوئے. ماشاءاللہ. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اسٹرگل ہی ہے ہمارے شوبز میں. تو بالکل آخر دم تک یہی ہوتا رہتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اس بیٹی کے بعد مجھے بڑی خوشیاں ملی. پھر میری ایک اور چھوٹی بیٹی, پھر اللہ نے بیٹا دیا, پھر ایک بیٹا اور اللہ نے دیا. وہ میں نیپال گیا ہوا تھا ایک سیریل کی ریکارڈنگ کے لیے, شوٹنگ کے لیے, تو اس کا وہاں فون آیا. تو میں نے وہاں ایک پارک میں شوٹنگ کر رہے تھے ہم, تو میں نے وہیں مٹھائی کے ڈبے وہاں سے لیے, سامنے ایک دکان تھی. میں نے کہا بھائی وہ اس کے ڈبے بنا دو, وہ بنا دیے. تو وہیں میں نے رکھے, وہ جاتے آتے ہوئے لوگ کھا رہے تھے. اور میں نے کہا بھائی اپنے ہی حساب سے دعا کرنا, یہ بیٹا میرے وہاں ہوا ہے پاکستان میں, یہ اس کی کھلا رہے ہیں ہم آپ کو. اور یہ چوتھا والا تھا بچہ. یہ چوتھا بچہ تھا میرا. ماشاءاللہ. ہاں شکر الحمدللہ. ہاں اللہ نے بہت نوازا. اچھا دیکھیں جیسے 4 بچے ہیں نا, جی, تو چاروں کی الگ الگ کوالٹیز ہوں گی. جی بالکل. جو سب سے بڑی والی بیٹی ہے اس کی کیا کوالٹی ہے آپ کو لگتی ہے؟ اس کی کوالٹی تو وہ یہاں آ کے بتا چکی ہے آپ کو. لیکن اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں نا, بیٹیاں آپ کی تب تک آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں جب تک آخر تک آپ زندہ ہیں دنیا میں. ان سے زیادہ کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا. بیٹے بھی کرتے ہیں لیکن تب تک کہ جب تک ہم ان کے سر پہ سہرے نہیں باندھ دیتے, اس کے فوراً بعد وہ آپ کو آپ کا بیٹا ہی نہیں لگتا. تو لگتا ہے یہ کون ہے, کن کا لڑکا یہ گھوم رہا ہے. صحیح بات ہے.
बेटियां तो अभी भी वो पूछती हैं वो दवाई खा ली, गोली खा ली, क्या खाया, रात को क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, वहां से बैठ के फिक्र होती है उनको। तो बेटियां ही हैं। हाँ। तो बस ये तो है अगर मैं सोलो बताए ना, 2 बेटियां हैं ज़ाहिर है, ये तो क्वालिटी उन दोनों में ही है ना कि अपने माँ बाप हाँ, का दोनों ख्याल में करना। माशाल्लाह। लेकिन अगर वैसे पूछूं कि बड़ी वाली बेटी जो है वो किस उसमें क्या क्वालिटी आपको लगती है? 4 बच्चों में अलग अलग आपको? अब यहाँ मैं अगर अलग अलग क्वालिटियाँ बताऊंगा तो फिर शो के बाद खत्म हो घर गया। भी जाना होगा। मगर पापा आप उन्हीं की बात करते रहे, आपने हमारी तो बात की नहीं वहाँ। तो अलग अलग होती, हर नेचर भी अलग होती है, क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती हैं, बिल्कुल चाहे सगी बहनें भी हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदार अच्छा रिस्पॉन्सिबल। और हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबल हाँ। और अच्छी माशाल्लाह ये भाइयों का भी ख्याल रखने वाली हैं अच्छा। सारे। अपने ससुराल में भी वो दोनों मैरिड हैं अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। और वो बड़ी ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उधर से ठंडी हवा आती है। हाँ और बेटियों के लिए दुआ एक ही बनी है कि अल्लाह का नसीब अच्छे अच्छा। करे। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत हम अब खुश हैं। बेटों पे भी आ जाए, नहीं तो घर भी जाना है ना आप। हाँ घर जाना है तो बेटे भी माशाल्लाह। अब बड़ा बेटा मेरा कहता है, मैं उससे कहता हूँ बेटा अब चलो अब आपके भी खुशियाँ हम देखें। हाँ। तो वो कहता है अभी मुझे 1.5-2 साल ना छेड़िएगा। अच्छा। वो माशाल्लाह MBA किया उसने। अच्छा, अच्छा, और वो लगा हुआ है अपने काम पे। अच्छा। तो हमने भी कह दिया कि ज़बरदस्ती इनके गले में घंटी नहीं बांधेंगे कि वो कल को कहे कि आपने कहा था। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि नहीं। जिम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं ना जी। तो फिर वो किसी को दोष देते हैं। हाँ तो मैं उससे बचा हुआ हूँ। अभी छोटा है। अच्छा वो भी MBA कर रहा था, BBA करते करते उसने लाइन चेंज की। उसने कहा मैंने आप लोगों की तरफ आना अच्छा, है। वो एक जरासीम होते हैं ना, तो वो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने कहा जी इस तरह होता तो नहीं, मगर जस्ट बिकॉज यू इसको हम स्विच कर देते। हाँ, वो कर दिया तो आ गया वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री मैंने कहा लेके दिखाओ। ओके 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 ओके। और माशाल्लाह उसकी हाइट वाइट ये वो 6'2" है। तो अच्छा मतलब है। आपकी तरफ से भी एक आएगा इनाम शोबिस के लिए जी ना? बिल्कुल आधा हो गया। और दूसरी बात ये है कि आधा हो गया है। उसकी लुक भी वो है जो आज के लड़कों की है ना, जो एक्टर हैं हमारे। हाँ, माशाल्लाह bodybuilder। बिल्कुल वही दाढ़ी की शेप, पजामिया, कुर्ते, ये वो। पहले वहीद मुराद साहब की शक्ल और होती थी। हाँ। दर्पण साहब की और होती थी, हबीब साहब की और, संतोष साहब की और होती थी। जी जी। तो अभी हमारे जो साथी बच्चे हैं वो बड़े शर्मिंदा कर देते हैं बाज़ औक़ात। वो कहते हैं अंकल वो देखा मेरा सीरियल, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने 1-2 एपिसोड देखे हैं। तो उसके फेड आउट होने के बाद पूछा जाता है बेटा ये उनमें से कौन सा वाला है? वो कहते हैं फलां ही सुपर स्टार है इस वक्त। अच्छा अच्छा माफ सबकी शक्लें आप कह रहे हैं एक जैसी शक्लें लगने लगती माशाल्लाह है ना? एक ही जैसी हैं, लुक भी एक जैसी हो गई। इनको चाहिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर चेंज कर। उनमें इजाफा हुआ, मेरे वाला भी उसी में आ गया। चलिए भी आपकी याद क्या है सरतापा? इसमें सबसे ऊपर जो रखा हुआ है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। Now this pride of performance I got in 10 में 2010 में। अच्छा मैं ये समझ रही थी कि ये मुझे मिला होगा क्योंकि मैं ब्यूटी के बिज़नेस में ऑलरेडी थी। और मगर मैंने उससे पहले 2003 में एसिड बर्न विक्टिम्स के लिए काम करना Smile शुरू कर Again। दिया था, स्माइल अगेन फाउंडेशन। तो मुझे स्माइल अगेन फाउंडेशन की वजह से ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। माशाल्लाह। तो मैं समझती थी कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी हर नेकी का जो काम होता है उसको पसंद करते हैं। हाँ और उसको हम तो मतलब मरने के बाद ही कुछ नवाजे जाएं तो नवाजे जाएं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, हाँ आप यहाँ पर भी जो है कुछ पाएं। हाँ सो जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला ऑन स्माइल अगेन फाउंडेशन, मैं बिल्कुल आई वाज टेकन अबैक। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब मैंने तो बड़ी मेहनत की है खूबसूरती पे। तो फिर जब मैं सोचती हूँ तो ये भी एक खूबसूरती ही का पहलू है कि आप ऐसी शक्लों को जो कि मस्क हो गई हों, जिनकी तकलीफ़ ऐसी है जो कि नज़र भी आ रही है और महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब ये मिला तो आई वाज रियली बहुत मुझे खुशी हुई इस बात की कि लोगों के कामों को सराहा नहीं जाता है, बिल्कुल, बल्कि उसमें ज़्यादातर तो लोग कीड़े ही निकाल रहे होते हैं। सो इसलिए ये मेरे लिए बहुत, उसके बाद फिर एक ऐसा सिलसिला बना कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलने लग गए
جو بھی, اور شاید میرا یہ بھی خیال ہے کہ جب آپ ذرا عمردار ہونے لگتے ہیں نا تو ہر کوئی آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ بھی دے دیتا ہے. تو آپ کو دیا ہے کیا؟ بہت سارے مل گئے. میں نے کہا میں تو لے تو لوں گی, ٹھیک ہے نا, میں رکوں گی نہیں, ابھی رکوں گی نہیں میں. یہ فل اسٹاپ والا ایوارڈ نہیں ہے. But then the award that I got from the Italian government, ہاں, وہ بھی میرے لیے ایک بہت مطلب ایک Honor کی ایسا بات, آنر کے مقام تھا کہ اس میں انہوں نے پورے 3 خواتین کو پک کیا تھا. ایک ایران سے تھیں, ایک میں تھی, اور ایک میرے خیال میں کوئی اور یو کے سے تھیں, کوئی رائٹر تھیں. تو اس میں وہ ایوارڈ دیا گیا تھا کہ ایک ایسی وہ کیونکہ اٹالین میں تھا تو وہ یہ تھا کہ ایک ایسی خاتون جو کہ دوسری خواتین سے بہتر کام کر گئی. ہاں, یہ نہیں تھا کہ بس اب کوئی نہیں کرے گا مگر کوئی اور بھی کر سکتا ہے. سو دیٹ واز ویری ویری پریسٹیجیس ایوارڈ. زبردست. سو ایک تو پونجی جو ہے وہ یہ ہو گئی ایوارڈ, پوری شیلف بنائی ہوئی آپ نے کوئی ایسی جہاں؟ بہت ساری بنی ہوئی ہے. میری بیٹی کبھی آتی ہے نا رضا, ہاں, تو وہ کہتی ہے اماں یہ کار بوٹ سیل سے تو نہیں اٹھائی. ہر جگہ جو ہے وہ ایوارڈ کے لیے باقاعدہ. وہ آپ کو ایک احساس دلاتا ہے کہ آپ کا جو کام, اور آپ کو ہمت بھی دیتا ہے نا. مطلب ایوارڈ دے دینے سے ایک تو وزن آ جاتا ہے نا, اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, اور اس رسپانسبلٹی کو آگے لے کے جانا اور بہتر کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہ آپ نے اچھا بس اب ٹھیک ہے مل گیا, میرا تو کام ختم ہوا. کام ختم ہوتا ہی نہیں ہے, جب سے زندگی چلتی رہتی ہے کام چلتا ہے, اور چلنا بھی چاہیے, اور بہتر بالکل بہتر سے بہتر. جی سنگیتا آپا, ماما کہنا, ماما کہنا, ماما کہنا. اللہ, جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی نا تو جب 1.5 سال کی ہو گئی تو میں روز اس کو منہ پہ بولوں ماما ماما, پاپا نہ بولے. تو اس نے پہلا لفظ ہی ماما بولا تھا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی وہ لمحہ میرے طوطے کو نہیں رٹواتے جیسے, بالکل ایسے ہی. تو ماشاءاللہ اس نے پھر پہلا لفظ ہی ماما بولا تھا, وہ اس وقت بڑی خوشی ہوئی تھی مجھے. تو میں تو بھول ہی گئی ہوں, آپ لوگوں کو کیسے یاد رہتی چیزیں؟ میں تو گجنی ہو گئی ہوں. میں سوچتی ہوں جب اپنے بچوں کا کہ اچھا ہاں یہ کیا بولا تھا تو مجھے کافی سوچنا پڑتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ میموری جا کے دوبارہ واپس آ جاتی ہے ایک سرٹن ٹائم میں؟ کیونکہ جانے کے بعد ہی جائے گی, ابھی تو موجود ہے. ہوتا نہیں بھائی. چلے بھائی نیکسٹ 2010. اچھا بریک آ گئی کیا؟ بریک آ گئی. اچھا میں بریک کے بعد پھر واپس اگلی جمع پونجی کے لیے آپ کے منی باکس کھولتی ہوں آ کے. میں چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم اپنی سیلیبریٹیز سے ان کی کل جمع پونجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہاں زیادہ تر ہمیں یہ ابھی سنائی دیا اولاد, بچوں کے علاوہ بھی بہت ہے آپ کی دنیا میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا جب ماں باپ بنتے تو آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. سو ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اور بھی تو چیزیں کمائی ہیں, وہ کیا ہیں؟ اب آپ بتا رہے تھے اگلی کمائی. اگلی کمائی میری یہ تھی, جب آپ کی جو خدمات ہوتی ہیں کسی بھی شعبے میں ان کا جب اعتراف کیا جاتا ہے. تمغہ امتیاز ملا 2010-2011 میں, جب ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. پھر وہ مجھے بڑے فون آئے, بڑے میسیج آئے کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ مبارک ہو, اور ہم وہ دوسرا صدارتی ایوارڈ سمجھے تھے. انہوں نے تمغہ امتیاز دینے کے بعد بھول گئے وہ کہ اس کو آگے بھی کچھ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. یہ 2010-2011 کا واقعہ ہے, مگر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اکنالج کیا جائے کہ آپ نے کچھ کیا ہوا ہے, اور آپ کی حکومت کی طرف سے, یعنی کہ حکومت کی طرف سے بالکل صدارتی جو ایک بہت اعزاز کی بات, اعزاز ہے. تو یہ آپ کا ایک جی, یہ بھی جمع پونجی میں سے ایک ہے, ایک اثاثہ. اور شکر ہے آپ نے اپنی اصل جمع پونجی نہیں بتا دی, ورنہ انکم ٹیکس کی گاڑیاں دوڑ پڑتی ہیں ابھی تک آپ کے پیچھے. آپ نے دوسرے ادھر ادھر کی بتا دی جمع پونجی ہیں. نہیں اب تو بزنس یہ تھوڑی سنبھال رہی ہیں, اب تو یہ سنبھال رہی ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. باہمت خاتون ہیں آپ, اور آپ واقعی جو کام کر رہی ہیں, یہ خواتین دونوں, یہ کم کر تینوں, بلکہ میں ایک ہی پھنسا ہوا ہوں درمیان میں. ماشاءاللہ 3 خواتین
और एक बेचारा। हाय बेचारा। देखिएगा ज़रा। आप बताएं नेक्स्ट जमा पूंजी क्या है? मेरे पास तो है जी मेरे बच्चों की कामयाबी, क्योंकि माशाल्लाह। अभी हमने पहले बच्चों ही की बात की तो आप मैं माशाल्लाह हाँ, आपके दो बच्चे, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटा और एक बेटी। और बेटा जैसे मैंने बताया कि वो पढ़ाता है, उसको पढ़ाने का शौक है। अच्छा। वो मुल्क से बाहर से भी जब पढ़कर आया तो उसको ये था कि मैंने पढ़ाना है। सो इंडस वैली में डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी में कराची यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाता था तो बहुत मज़े के किस्से और कहानियाँ सुनाता था, क्योंकि उसकी उम्र से कहीं बड़े स्टूडेंट्स भी उसकी क्लास में होते थे तो वो उनको भी पढ़ाता था। उसके बाद फिर अब फिर से इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में उसने शुरू किया। पहले भी पढ़ाता था, बीच में फिर वहाँ गया। तो उसके जो वाक़यात होते हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके अपने शुबे में, वो कैसे मुझे नज़र आती हैं जब मैं उसके पढ़ाए हुए बच्चों को मिलती हूँ। आप केके की अम्मी है, उसको सब खुर्रम खान की जगह केके कहते हैं। अच्छा। केके की अम्मी है, सुनिए वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अजीब है। मैंने कहा अजीब का क्या मतलब है? कहते वो बड़ा मस्त मगन है। हाँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ। उसको प्यार है, मोहब्बत है जानवरों से, परिंदों से, छोटी छोटी चूटियों से, वो इस तरह उठा के कोने में रखने वाला बच्चा है। हाँ। और जब वो पढ़ाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुना रहा है। अच्छा, मतलब तो वो- इंटरेस्टिंग करके। हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा। तो उसकी वजह से लोग बच्चे उसको पसंद भी पसंद करते हैं। और मज़े की बात ये कि छोटी उम्र के बच्चों की पास जब जाके कोई उसको कहा जाता है कि बात करें या बताएं, तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह आवाज़ें निकाल के उन्हीं की तरह करके बातें करता है। और बड़ी जगहों पर भी जाके जब बात करता है तो ही इज़ इन अ डिफरेंट मतलब हर लेवल पर जो है वो फिट इन हो सकते हाँ, हैं। उसका बेटा है। हाँ। और मेरी बहू है, मेरी बहू भी पढ़ाती है। अच्छा, वो भी इंडस वैली में ही है। तो लाइक एक वेरी हैप्पी फैमिली माशाल्लाह। जिसको देख के खुशी होती है। हाँ। जैसे कहा ना कि भाई बेटियां होती हैं तो बहुत वो सारा वक्त रहती हैं, और बेटा जो होता है वो सहरा के बाद गया, लेकिन ये वो बेटा नहीं है। अच्छा। वो शुक्र है हाँ, अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सो फिर उसके बाद जो मेरी बेटी है रिदा, हाँ। वो छोटे होते ही वो मेरे साथ भी अपनी पढ़ाई शढ़ाई के साथ साथ वो भी बाहर से पढ़वा कर आई जब, तो वो साथ ही होती थी। तो तो मुझे उसने मेकअप में कुछ एक्सपर्टी की थी बाहर या कुछ और जी, पढ़ाई? अच्छा। वो सबसे यंग वो उसकी मतलब हेयर एंड मेकअप एंड स्किन वगैरह में लॉरियल की 50th या पता नहीं 100th एनिवर्सरी थी उसके हाँ। अंदर जब वो लोग गए थे, तो वहाँ पर उसको अवार्ड भी दिया गया था। एंड एट द सेम टाइम वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मेरा जितना काम है उसको बहुत अच्छे तरह से मैनेज करना आता है। हर एक के साथ उसने एक तरीका रखा हुआ आपको है। देखा भी है ना, सारे ये बच्चे तो ये चीज़ें ग्रैब करते हैं, जज्ब करते हैं। तो उसने बचपन से जो माहौल देखा तो वो जज्ब करती गई। और और मज़े की बात ये थी जब छोटी मेरे साथ होती थी ना, जैसे हम मेकअप की तरह से, अम्मा इसके लिपस्टिक टेढ़ी लगी हुई है और ऐसे मतलब उसको था कि मैं छोटी हूँ, मैं कहूँगी तो बुरा लगेगा। हाँ। अम्मा आईलाइनर देख लें, और उधर चली गई हाँ। तो मैं कहती थी ये देखो, अब सब बच्चियों को थोड़ी दिनों पता चल गया कि जासूस आ गई है बट नाउ शी मैनेजेस पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है, और जो एक तरह से मैं इसको एम्पायर कहूँगी, क्योंकि अब एक सैलून से माशाल्लाह से, जैसे मैंने पहले ही बताया तो वो कि क्या सब सैलून्स में ट्रैवल कर रही होती है या मैनेज कर रही होती है? टीम्स बनी हुई है ना। हाँ। ऑडिट्स भी होते हैं। अच्छा। सामान भी चेक होता है। ओके। छापे भी मारे जाते हैं हाँ, exactly। ताकि क्वालिटी और उनके कितने, बरकरार आपने रहे। बताया 2 बच्चे? उसके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। उसकी बेटी तो वो भी एक जिन पैदा हो गई है क्या वो पढ़ती बहुत अच्छा है, वो खेलती बहुत अच्छी, वो गोल्फ की चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम में है। माशाअल्लाह। वो चेस खेलती है। अरे बाप रे और फिर भाई। कल पर मतलब कोई 10-15 दिन पहले की बात है, उसने कहा कि वो मैंने एक चिड़िया का अंडा ब्लू कलर का लेकर आई। हाँ। गोल्फ खेलते हुए मिला उसको, फिर गरम उसमें रखा, फिर मशीन में रखा। कुछ दिन पहले कहती है अम्मा बच्चे की हार्ट बीट सही है
मैंने सोचा वो उसको चेक कर रही होती है. सो यू नो लाइक उसका नाम जोए है, बहुत प्यारी बच्ची है. और जयान जैसे बच्चे शेरी शैतान होते हैं. हाँ. शमल जो रिदा का दामाद है हस्बैंड है आपके, मेरे, जी, जो जी. दामाद है वो टोनियन गायरन करते हैं. हाँ. तो किसी ने बल्कि कहा ना कि बड़ी चालाक है ये है ना, इसने भी पकड़ लिया किसी ऐसे कोई बिजनेस मर्ज करके ना, और बड़ी बिजनेस. लेकिन बड़ी प्यारे उसके इन लॉज भी हैं. हाँ. लेकिन मेरी बेटी की जो सबसे बड़ी जो खूबी मैं कहती हूँ हाँ. वो ये है कि वो हर एक को लेके चलना जानती है. हाँ. हर रिश्ते को निभाती है. हाँ. चाहे वो उससे छोटे कजन्स हैं, बहन भाइयों के बच्चे हैं, हाँ. या उसके अपने बच्चे. एंड दैट्स वन क्वालिटी जो कि आजकल की बच्चियों में नहीं मिलती है. नहीं. क्योंकि हम थक गए हैं, हाँ. या मतलब हम नहीं मिल रहे हैं, हाँ. हम नहीं आ रहे भाई, आओ मिल लो, खानदान वाले आए. नहीं भाई हम सो रहे हैं, हम मतलब ये, बोर हाँ, होते हैं हम. बिल्कुल. मतलब उसमें ये, अगर आप कभी उनके घर जाएं तो उनके बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता कि उठो बेटे सलाम करो. हाँ. सब बच्चा भाग के खुद ऐसे आता है, मोहब्बत से मिलता है जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद बिछड़े. हाँ. तो वो इतने मज़े के साथ. सो माए जो जमा पूंजी जो है वो अगर मेरे बेटे और बेटी हैं तो उनकी तरबियत में, तालीम तो उनको अच्छे स्कूलों से मिली गई, लेकिन उनकी तरबियत में मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ. अच्छा, क्योंकि आप बिजी होती थी तो वो जाहिर है अम्मी उनको सारी अम्मी, चीजें. भाई बहन. तो हाँ. वो अरसे तक जो मेरा बेटा था वो मेरे वालिद को डैडी ही कहता था. हाँ. उसको पता ही नहीं था उसके डैडी नहीं है. हाँ. तो और रिदा जो है वो उठना बैठना, तमीज़, तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी खाला से मिली. सब मेरी माँ को भी खाला भी कहते खाला हैं, कहते. तो उनसे मिली. सो बच्चों को और जो जिस तरह बेटियों का जो माँ कभी फ़र्क बताती हैं कि भाई दरवाज़ा बंद हो और मैं अगर सो रही हूँ तो बेटी कहेगी कि खैरियत है ना, मतलब इतनी देर से क्यों से सो रही हैं. हाँ. और अगर बहू आती है वो बहुत प्यार करती है, वो कहती है बंद कर दो, सोते रहने दो हाँ. उनको. तो यू नो लाइक अलग अलग मोहब्बतों के रिश्तों के एक हाँ. हैं जो कि बहुत प्यारे होते हैं, बहुत बिल्कुल खूबसूरत होते हैं. एक्चुअल जमा पूंजी तो यही है. मुझे बड़ा इंतजार है कि मैं सास कब बनूंगी. इंशाल्लाह. मैं उस पल के लिए जो है ना बड़ी इंतज़ार में हूँ. और वो शर्त भी लगाई हुई है मेरे मियाँ ने कहा तुम जालिम सास होगी. मैंने कहा नहीं, तुम जालिम ससुर होगे, मैं जालिम सास नहीं होगी. तो वो वाली चीज़ है. आई थिंक रिश्तों का एहतराम जो है वो हर वक्त होना चाहिए. हाँ. सिर्फ माँ बाप के साथ नहीं, सारे रिश्ते प्यारे होते हैं. बिल्कुल. और एक्चुअल एंड में हमारे रिश्ते ही होते हैं हमारे पास, और कुछ नहीं रहता. सही बात जी, है. आपकी बारी. पहला अवार्ड मुझे याद है, मुझे पहला अवार्ड अमन फिल्म में मिला था. अच्छा. उसमें मैंने एक हिंदू लड़की का रोल किया था एज एन एक्ट्रेस. एज ए एक्ट्रेस. हाँ. हाँ. तो जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे बड़ी खुशी, क्योंकि मैं नई आई थी इंडस्ट्री हाँ. में. हाँ. तो मेरा चौथी फिल्म थी ये मेरी, लेकिन वो इतना हिट हुआ था. उसमें एक गाना था, जुल्म रहे अमन भी हो. हाँ. बड़ा हिट गाना था. अच्छा. तो वो अवार्ड मुझे निगाह पहली दफा जब अवार्ड मिला आपको तो क्या फीलिंग थी, कैसा? बहुत ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, आसमानों के ऊपर. जब मैं जा रही थी अवार्ड लेने के लिए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे. हाँ. अजीब था ना, लग रहा था. अब छोटी भी तो इतनी थी. हाँ, बहुत छोटी थी. हाँ. वाओ. बड़ा- और आपके भी घर में आपने अवार्ड्स का पूरा शेल्फ बनाया हुआ है? बिल्कुल नहीं, नहीं. कोई अवार्ड नहीं रखा हुआ. क्यों? इतने सारे मिल गए माशाल्लाह बहुत. से. डब्बों में छुपा के रख दिए हैं क्या? नहीं, रखी नहीं, संभाली नहीं. संभाले हाँ. नहीं. ये होता है उसके बाद कराची फिर लाहौर. हाँ, उसके बाद फिर ये इस मार्च में मुझे मिला अच्छा. तमगा इम्तियाज, जो भी था, माशाल्लाह. सितारा इम्तियाज. हाँ. हाँ. बड़े अरसे के बाद मिला. सब हाँ. मुझे कहते थे नई नई लड़कियों को मिल गया. मैं कहा कोई बात नहीं. हाँ. लेकिन फिर हुआ, अगस्त में ऐलान हुआ था. अच्छा. तो माशाल्लाह. मार्च में, फिर इस मार्च को मिला. इंशाल्लाह. जबरदस्त जबरदस्त. जी, ये क्या है? मेरा घर. जी, मेरा घर मेरी जन्नत है ना. पुरानी याद आ गई. हाँ. हाँ. घर बनाया या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बड़ी ही अल्लाह की ये हम पे करम नवाजी है. और वो चीज़ें जो तसव्वुर में भी नहीं थी वो हमें मिली. माशाल्लाह. इसका जितना भी शुक्र अदा करें हाँ. वो कम है. हाँ.
लोगों ने करोड़पति लोगों ने साथ एक बंदा रखा होता है जो उनका तारुफ करवाता है कि इनको जानते हैं आप, ये सेठ फलां हैं, अरे ये है वो। अच्छा तो हमें ये नहीं कहना पड़ता। बिल्कुल। हम किसी लाइन में लग जाएं बिल जमा कराने की, तो मैनेजर निकल के आ जाता है, वो कहता है अरे आप कहाँ खड़े हुए हैं धूप में, अंदर आए ना अंदर। भाई दोस्तों भाइयों, वो मुझे लेने आ गए, मैं चला जाऊं? अब हमसे पूछते हैं, फिर राय आमा खिलाफ ना हो जाए कि आपको वो पथराव शुरू कर दें आप पे। तो उनसे पूछ के वो कहते हैं आप तो जाए, ठंडे में आपको लेने आ गए हैं वो। ये भी अल्लाह की करम नवाज़ी। माशाअल्लाह। अच्छा, घर कैसे बनाया? घर का कदम कदम एक स्टोरी होती ना, ये बिल्कुल वो जिस तरह होता ना, फूंक फूंक के कदम रखना, पहले ये बना लो फिर ये बना लो फिर ये, इस तरह ये एकदम नहीं बनती ये चीज़ें। बिल्कुल। और आज के दौर में तो बहुत मुश्किल हो गई, ये पुराने ज़मानों की बातें हैं, जबकि ये चीज़ें बन गई। बिल्कुल। अब नहीं बन सकती। जी। सो क्या किस तरह किया होता ना, जैसे मुझे भाग दौड़ के बाद ही ये सारा कुछ होता है। मैं हड हराम नहीं रहा ज़िंदगी में कभी भी कि एक एक्टर बन के बैठा हुआ है, और बिल्कुल ही वो नहीं, मैं काम करते रहे बस नॉन स्टॉप। मैं जब 50-50 नहीं, देखिए काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी जमा नहीं कर पाते, कभी उड़ा देते हैं चीज़ों में, बिजनेस पे लग जाता है खराब। उन चीज़ों से बचें जिसमें उड़ा देते हैं, तो फिर आप बना लेते हैं कुछ ना कुछ। उन चीज़ों से बचें। तो कैसे पहले प्लॉट खरीद लिया था, फिर उसके बाद बनाना शुरू किया? हल्का फुल्का पहले उसके बाद अल्लाह का करम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये बनता है ये सब कुछ। बिल्कुल। तो अल्लाह ने वो सब कुछ दे दिया, छत भी दे दी, सारा कुछ, शुक्र अल्लाह का। मेरी जो पहली कमाई थी ना, वो भी हमने आगे शायद डिस्कस करना है कि वो मैंने खाका लिखा था 50-50 का, कि उसमें नानी अम्मा को वो कहता है, वो कहती अरे बच्चे किस काम में पड़ गया तू? कहता नानी अम्मा आप नफरत करती हो उस काम से, अभी रुक जाओ मेरा चेक आने दो, सारे दलदर दूर हो जाएंगे। वो कहती अच्छा बच्चे तेरा चेक आ जाए, अच्छा बच्चे, वो दुआएं करती है नानी। वो एक दिन चेक आ जाता है, वो झूमता हुआ घर में घुसता, नानी अम्मा मेरा चेक आ गया। कहती अल्लाह तेरा शुक्र है, ला मेरा बच्चा मुझे चेक दिखा। तो वो पहला चेक दिखाता है नानी अम्मा का, जिनको आसरा दे रखा था कि अभी आने वाला है। तो नानी चेक देखती है, कहती है नानी हाथों में दम दे जाती है। फिर जूम किया उस चेक पे हमने, इस पे बड़ी ले दे हुई थी। इदारे ने कहा कि यार ये क्या बकवास है, ये क्या किया आपने? हमने कहा लोग हंस पड़े, मजाक नहीं उड़ा, आप भी थोड़ी सी इसमें तरमीम करें, अब आपके लिए ये कहा गया है। फिर उन्होंने तरमीम कर दी उस खाके की बदौलत, यानी उससे अगला ही जो था वो बेहतर हो गया हमारे। तो अगर इसी तरह उन्हीं पे रहते तो फिर बड़ा मुश्किल था। सप्लाईज देता रहा मैं मुख्तलिफ कंपनीज में, इलेक्ट्रिकल आइटम, सेफ्टी आइटम, फिर शोरूम। आप साइड बिजनेस भी करते हैं? जी, साथ साथ करता रहा। मतलब कि इलेक्ट्रिकल सप्लाईज इधर उधर ये कंपनीज में, अब कंपनी का नाम तो हम ले नहीं सकते कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं करता रहा। अच्छा। यानी बैठा नहीं मैं कि बैठा हुआ एक्टर बैठा हुआ, ये नहीं, वो नहीं किया। जो फारिग टाइम हुआ कुछ और किया? जी, शोरूम बनाया गाड़ियों का। अच्छा। यूएई में भी जाके। अच्छा। बल्कि आपके अब्बा के साथ मैंने बहुत काम टीवी का किया हुआ है, कासिम पाशा साहब के साथ। वो जब मैं वहाँ से वापस आया तो वो कॉरिडोर में मिल गए कराची पीटीवी में, तो हंस हंस के लोट पोट हो रहे हैं, इस दीवार के साथ लग रहे हैं कभी उसके। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे यार किसी ने कहा कि भाई, मैंने कहा यार अशरफ खान। उन्होंने कहा भाई वो तो यूएई में है और पूरियां लगाते हैं, पूरियां। कहने में तस्वुर में देखा कि यार वो कैसे। मैंने कहा यार ये कौन था जो पूरियों का कह गया? मैं तो शोरूम बनाया बड़ा वहाँ मुश्किल से। इस तरह ये आजकल जो हो रहा है ना उस पे सोशल मीडिया पे, ये उस वक्त भी था ब्लैक एंड वाइट के ज़मानों में भी, कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने तंदूर लगा रखा है। उन्होंने नेगेटिव आपकी वो आती है वहाँ से खबरें। तो मैंने वो किया, फिर अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता सारे काम कर दिए। बेटियाँ अपने घर को चली गईं, बच्चों को तालीम, चारों को माशाल्लाह जो हम सोच नहीं सकते थे वो दिलवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब डिग्रियां पकड़ी हुई हैं, अपने अपने काम करें, अपने पैरों पे हमने अपने फराइज पूरे कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब आपकी बारी है ना।
मेरी बारी है मजा आ रहा है सुनने में मुझे इतना सीखने को मिलता है इंसान मेकअप को। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सो ये क्या था कहानी कि जब डेप्लेक्स तो स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह से कितना कब मैंने किया था 1980 में। अच्छा अब तो 43 इयर्स हो गए। ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर जब हालात बेहतर होते गए तो फिर मैंने अपना स्माइल अगेन का मैं वैसे बाद में बताऊंगी, लेकिन मैंने एक पूरी मेकअप लाइन बनाई। ठीक अच्छा। है? वो मेकअप लाइन जो थी वो हमारे हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से। आपको हमारे आइडिया कैसा बच्चे- आया कि भाई मैं ये सैलून के साथ साथ ये करती हूँ? आइडिया इस तरह से आया कि जो सामान हम ख़रीद रहे होते थे वो बाहर की चीज़ें इस्तेमाल होती थी जो कि बहुत महंगी होती थी, और जो हमारे मुल्क में बन रही थी उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई थी। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लाइन जो था वो लॉन्च किया जो कि बाहर के साथ एट पार हो ओके और यहाँ के लोगों के लिए उनकी जेबों के ऊपर बोझ ना हो, बोझ ना हो। क्योंकि बच्चियाँ हैं, मेकअप करना, हाँ। अच्छा लगना, हर मतलब बच्चियाँ क्या हर औरत जो चाहती है कि वो खूबसूरत लगे। बिल्कुल। तो वो लाइन लाने के लिए कोई 3-4 साल जो थे वो इंग्रेडिएंट्स चुने जाते थे, कौन से सही हैं, कौन से प्योर है, क्योंकि मेरे दिल में ये ज़रूर था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके साथ मैं हलाल लगा सकूं। अब ये जब बड़ा मैंने ज़रूरी था। जब मैंने हलाल प्रोडक्ट लाइन पहली दफ़ा शुरू की तो बहुत सी, जैसे आपने कहा ना, वो कमेंट नेगेटिव जो आते हैं कि ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया। इट वाज नॉट ड्रामा, इट वाज, जब मैंने देखा कि हमारे जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि परमिसिबल नहीं होती हैं, यानी कि इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पे फ़ैट होता है जानवरों का, कोई जिसमें पिग फैट है, नहीं ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन खाली पिग फैट जो है वो परमिसिबल की बात नहीं है। हमारे यहाँ नॉन ज़बीहा एनिमल का फैट जो है वो भी हमारे लिए इजाज़त नहीं है। या एक कीड़ा होता है, ठीक है, जिसको ये लोग क्रश करते हैं और उससे जो कलर निकलता है वो कलर कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है, मतलब ये हमें नहीं पता था। ठीक है, तो वो जो कॉकनेल का और वो जो कीड़ा था उसको, वो उसकी जगह क्या होना चाहिए, उसकी जगह प्योर चीज़ें हो सकती हैं, उसकी जगह फूल हो सकते हैं, उसकी जगह पौधे हो सकते हैं। तो फिर हमने उन चीज़ों को, इंग्रेडिएंट को पिक किया, पिक करके फिर वो कलर कहाँ से आए, तो उसमें क्या चीज़ें ऐसी जो केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं वो भी बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो कौन सा है जो कि FDA अप्रूव्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी शरिया कंप्लायंट चेन होती है। सामान उठाना वो सही होना चाहिए, कहाँ से बन रहा है, कौन सी कंपनी से बन रहा है, सब कुछ बनने के बाद वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फिर आपको एक इजाज़तनामा मिलता है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है शरिया कंप्लायंट हलाल प्रोडक्ट्स। तो वो फिर हमने टर्की से ही हासिल किया। अच्छा क्यों, और वहीं पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब जब वो यहाँ आया तो बच्चियों को, आर्टिस्टों को, सबको मैं बहुत तो पसंद वही आया। इस्तेमाल करती हूँ इनका मेकअप ही। हाँ हाँ, सब वो जो मेकअप था वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू तो कर एक दिया। जमा पूंजी में आपके ये भी एक हिस्सा चीज़ आ गई। भाई एक हर- छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं संगीता आप आपसे पूछूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम इतनी प्यारी बातें सुनने का हमें मौका मिल रहा है अपने लेजेंड से, और इनसे हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। इनकी बातें अगर आप गौर से सुने तो आपको उसमें स्ट्रगल, मेहनत, ये शुक्रगुजारी, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, और शायद आज की जनरेशन में थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। सो अगर अपने अंदर इंड्यूस करना है तो हमारा आज का शो देखें। जी संगीता आपकी बात। जी। हाँ उस वक्त तो मैं मेकअप की बात कर रही थी, तो मैं MM मेकअप, बल्कि आजकल हर सैलून में शूटिंग के दौरान हर मेकअप वाले के पास वही वही रखा। होता है मौजूद। फाउंडेशन बहुत अच्छी है, हाँ। लिपस्टिक अच्छी, Thank you. पाउडर मैं यूज़ करती हूँ बहुत। कर तो अब वो फिल्म डायरेक्ट, हाँ
मैंने पहली फिल्म अपनी 18 साल की उम्र में अच्छा डायरेक्ट, कैसे आपने डायरेक्ट की? एक्टिंग कर रही थी तो एकदम डायरेक्शन में कैसे आ गई? मैंने देखा कि ये काम अच्छा है, हाँ कैमरे से आगे ज्यादा कैमरे के पीछे पीछे। हाँ और जब मैं काम कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, तो मैं सबको देखती थी, वॉच करती थी Observe, हाँ। कि ये क्या ट्रॉली कब चल रही है, क्रेन कब चल रही है, लेंस कौन सा लगाया हुआ है। तो वो काम करने से पहले मुझे पता चल गया कि 75 लेंस क्या है, 50 क्या है, 35 क्या है। फिर मैंने पहली फिल्म डायरेक्ट की तो सोसाइटी आप कितने साल की थी तब? 18 साल तो इतनी छोटी के रोब में कोई आता होगा? नहीं 18 साल की लड़की बड़े तो मजे सुनता की ही बात, नहीं होगा। उसमें मैंने गुलाम मोहद्दीन को साइन किया। तो जब वो सेट पे आया तो मैं क्या कह रही हूँ, बेटा इसको ऐसे करना है। तो वो हैरान मेरी शक्ल देख रहा हाँ था। ये बेटा क्यों कह रही है भाई? काफी अरसा गुजर गया, 10-15 साल गुजर गए। कहता है आप तो मेरा क्रश थी, आपने मुझे बेटा ही बोल दिया। तो वो फिल्म मैंने बड़े शौक से बनाई और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी हाँ। उस पहली फिल्म में ही। हाँ सुपर हिट फिल्म गई थी मेरी को। कितनी फिल्में डायरेक्ट की आपने? 80 के करीब डायरेक्ट की अरे है। सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की मैं। अरे एक साल में मैंने तो 5 फिल्में बनाई थी। ऐसे कैसे बना सकते हैं? दिन रात काम कर रही थी बस। अल्लाह संगीता वाह। अब पांचों हिट different गई थी। कहानियाँ और हाँ, फिर- different, हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हाँ 5 फिल्में। 5 फिल्में। ओए ओए सो वो ये एक तो कमाई है वाकई कि 80। अब आपने इनकम टैक्स का आप नाम नहीं लिया? मुट्ठी अभी भर चुप चावल कर का लो। भी बताया मुट्ठी ना। भर चावल मुट्ठी मेरे भर चावल। क्लासिक फिल्म जो एक पाकिस्तान की पहली फिर आर्ट कौन मूवी। था मुट्ठी भर चावल में? उसमें मैं थी, गुलाम मोहद्दीन, नदीम, कविता। अच्छा आप खुद डायरेक्ट भी करेंगे और एक्ट भी एक्ट करेंगे? भी कर रही थी अरे दोनों चीजें कैसे भाई? बस। वाह बहुत सारी Energy थी फिल्मों उस में हाँ वक्त मैंने भाई। काम भी किया और हाँ। वो भी। एक इश्क इश्क मैंने बनाई थी जिसका सारा म्यूजिक बड़ा हिट गया था और बड़ी हाँ। सुपर हिट फिल्म थी। हाँ। इश्क इश्क हाँ, कविता और नदीम हाँ। उसमें थे। उसमें सिर्फ मेरा एक गाना ही था, अच्छा लेकिन वो बड़े शौक से मैंने, उसकी हाँ। डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। हाँ अच्छा ये जो 80 फिल्में थी इसके दौरान आपकी फैमिली लाइफ भी चल रही थी माशाल्लाह, 3 बेटियां जो पैदा हुई ये इसी के दौरान? तो ये कैसे मैनेज हाँ। करती थी आप? मैं बीच में 5 साल काम छोड़ दिया था। अच्छा जब मेरी दूसरी और तीसरी बेटी पैदा हुई ना, उसके बाद मैंने 5 साल काम नहीं किया था। अच्छा उनको क्योंकि माँ की जरूरत थी। हाँ तो यंग जब वो जो बड़ी हुई थोड़ा, उसके बाद मैंने दोबारा फिर खिलौना फिर आके मैंने बनाई थी। हाँ। वो सुपर हिट गई तो थी। जब वो आपने 5 साल काम छोड़ा तो आपको एक क्रेविंग नहीं हो रही थी अपने काम की कि एक इतना बिल्कुल घरेलू हो गई थी। बिल्कुल घरेलू? हाँ, बिल्कुल। हाँ कुकिंग करनी, कपड़े धोने मशीन में, बच्चे हाँ। संभालने, हाँ ये सारा। वो वाला मजा भी चखा है? वो भी वो हाँ। बड़ा मजे का था वो। हाँ। वो वक्त बहुत अच्छा था। वाह जबरदस्त जी। अगला जी आपकी तरफ। हमारा स्लो क्यों हो रहा है? हम जरा फास्ट पेस करते हैं ना। ये हम तो स्लो हो गए मोशन क्यों हो मेरा गए घर तो हो गया। है ना? हो गए तकरीबन हो ही गए। ब्लैक एंड व्हाइट मत कर देना मेरा शो तुम लोग, कलरफुल लोग भी हैं। अब कलर नीचे क्या है कुछ निकाल भी के? नहीं है नीचे, तो ये सारा हो गया। हो नहीं, गया? नहीं, कहाँ हुआ? खत्म कर दो प्रोग्राम, बातें खत्म। नहीं नहीं तो होगा, मेरा तो है अभी। ये जो इतने सारे हैं, कैसे हो गया? अभी मैं करती अभी हूँ। बता रही थी ना हाँ। कि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे। हाँ। तो ये बड़ा इन्होंने एक अच्छा वो किया फैसला। हाँ। क्योंकि कैमरे के आगे आप हमेशा वो डायरेक्टर की झिड़कियाँ ही सुनते हैं कि ये करो वो करो ये करो, और जब कैमरे के पीछे जाता है फिर वो इंतकाम लेता है जो उसके साथ हो चुका ये होता बात सही है। है। वो फिर उनको डांटता है। हाँ जी क्या है, हाँ। बड़ी बेटी की हो गई, वाह सब सही। सारा कुछ हो गया। अच्छा शादी का कैसा सुना है ना? बीवी कैसे मिली वो तो बताए, वो भी तो जमा पूंजी होती है। बीवियों पे कोई बात नहीं करता। हाँ, जुमा वो बड़ी इंग्लैंड भी जाना वापस आ जाना ये भी रह इंग्लैंड गया। जाना, फिर वहाँ तो चले गए थे। फिर यहाँ से होता है ना कि पहले चलो, बेगम की बात करें ना। बेगम तो माशाल्लाह अल्लाह ने दे दी। कैसे कहाँ से आई हमें तो पता नहीं है। मेरी अजीजा हमें थोड़ी है। रिश्तेदार। अच्छा, खानदान की हाँ, शादी? घर में ही, हाँ बिल्कुल। अरेंज मैरिज? जी जी, लव एंड अरेंज। खाला पुप्पी की बेटी जी। है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हुआ, तो रिश्ता रिश्ता पहले से तय हुआ था? रिश्ता तय शा- किया शोबिज़ गया में। किया हाँ। गया।
पहले से तो आसमानों पे तय होता है, नीचे तो फिर की जाती शुक्र है तेरे वो। रिश्तेदार थी तो रिश्ता दे दिया, वरना जी। फिल्म वालों को कोई किसी ने रिश्ता नहीं देता। देना ही नहीं था किसी ने भी, और फिर हमारे जैसों को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो थोड़ी सी को शक्ल वकल हो तो कहते हैं चलो यार कोई नहीं, लड़का ऐसे ठीक तो है। ना कहें। नहीं नहीं, आप हैंडसम अच्छा वो स्मार्ट आदमी थे भाई, हैंडसम, फिक्रा दुरुस्त फरमा लीजिए, हाँ। हैंडसम थे, अभी भी है हैं जो है ना। भाई। ये जमा पूंजी इतनी जमा करके भी इतने अच्छे प्रेजेंटेबल है, सो आपके बाल अपने हैं सर पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने कितने लोगों ने क्या क्या लगा लिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो एक वाक़या तो- सुनाता होता हूँ कि मैं लाहौर में एक जगह से कुछ खाता हूँ, बड़ी मरगूब ग़िज़ा है मेरी, लक्ष्मी चौक में। मैं वहाँ खड़ा हुआ वो खा रहा था, तो अंदर से आवाज़ आई, अशरफ अशरफ। मैंने कहा यार ये बड़ा फ्री हो रहा है, कौन है, आपका वाकिफ़ है कोई? कहने के हमें तो नहीं पता। अच्छा, मैं दिल नहीं तोड़ता, मैं चल के चला जाता हूँ। कई कहते हैं इधर इधर आ जाइए, यहाँ आके बताइए क्या बात है। हाँ वो तबीयत नहीं रही मेरी शुरू से। हाँ मैं चला गया। अब मैं बैठे हुए कुछ पाए वाए खा रहे थे कुलचे के साथ, मैं सामने बैठ गया तो वो यूं करके मुझे देख रहे हैं, पहचाना मैं कौन हूँ? मैंने कहा यार अब कसौटी ना खेलो, हाँ। नहीं समझ आ रही। अरे नईम हूँ, नईम तुम्हारा दोस्त। मैंने कहा मैं इधर से एक चाटा मारना, अगर तुमने कहा तुम मेरे दोस्त हो। क्या हालत बनाई हुई है, पहचान लिया मैंने अब तुम्हें। कह यार मैं कुछ ड्रामों में थोड़ा काम करता हूँ। Seriously, सही अब कह अब रहे हो आप। ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिनको देख के चीख निकल जाती है। शुक्र है कि हम उनमें से नहीं हैं कि जिनको हमें कौन है ये, वो नहीं होता। अपना ख्याल नहीं रखते ना, वही वाली रखना बात। चाहिए जितना आप रख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल आप रखते हैं अपना ख्याल। जी मैं रखता हूँ जितना रख सकता हूँ। जब से आपको उस नए वाले लड़के ने समझाया तब नए से। वाला लड़का तो जनाब वो 250 पाउंड की क्रीमें खरीद लाया। यही एक ही शूटिंग थी, लंदन में कर रहे थे। आपके लिए? नहीं अपने अपने मेरे लिए। लिए क्यों लाएगा, मेरा क्या फूफी का बेटा था। अच्छा, वो अपने अपने लिए ले आया। आया तो फिर तो मैंने कहा यार इतनी क्रीमें, और बिल भी पड़ा हुआ था साथ, 200 कुछ पाउंड का था। अच्छा। उस वक्त पाउंड भी कोई 87 का था शायद। अच्छा। मैंने कहा इतना महंगा? कहने लगे आपके एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं ना, मैं उनसे बड़ा सख्त नाराज हूँ। मैंने कहा वो क्यों? कहने के वो केयर नहीं करते अपनी। मैंने कहा तुमने करोड़ रुपए की बात कर दी, मेरा गुस्सा सारा गारत कर दिया जो मुझे आ रहा था। तुमने बड़ी अच्छी बात की, जितना ख्याल रख सकता है उतना रखे। हाँ। अब समोसा, शामी कबाब, फलाना पाए, कुछ इनसे लोगों ने बचता तो खा खा के अपनी हालत खराब की। वेजिटेरियन टाइप हेल्दी बंदा नहीं हूँ। खाते ना। सब्जी खाता हूँ, दाल चावल मेरे फेवरेट है। अच्छा, तो मैं वो उन चीजों पे मुंह नहीं पाए मारता, मुर्गन गिजाएं नहीं नहीं खाते आप? खाता। कभी कभी खाता हूँ। कभी-कभार तो भाई लक्ष्मी चौक तो पहुंचे थे ना, हाँ। अब क्यों? ये भी जरा कभी बताएं। कभार चलता है, लेकिन मुंह का मजा रेगुलरली जो बदलने है। के लिए। देसी कढ़ाई, देसी घी में वो कढ़ाई, हो क्या याद करा देसी दिया। मुर्गा। हाँ, हाँ। So, हमेशा माशाल्लाह आपको भी एक्सरसाइज की है, कभी जिम गए हैं? कभी कभी पेट निकला, फिर वही आपका वाला हाल हाँ। कि उसको फौरन कंट्रोल किया। देखने के बाद आप कहती हो ना मैं वजन कम कर लेती हूँ, तो हम भी देखते थे कि यार ये शॉट अच्छा नहीं बना हुआ। मैंने कहा मेरा पेट कब निकला? नहीं मैं अपने की बात कर रहा हूँ, पापी पेट की। तो वो देख के बुरा लगता था स्क्रीन पे, यार ये तो वजन बढ़ गया, यार ये गलत हो गया। फिर उसके पीछे लग जाता था। हाँ। ये रोटी आधी कर दी, ये कर दिया, स्लाइस एक कर दिया। तौबा, मैं तो खाना नहीं बंद कर सकती। माशाल्लाह वो तो खैर नजर आ रहा है। संगीता आपा, मुझे हमेशा से, जैसे आप यंग भी थी ना बिल्कुल, तो आप चबी थी। आप कभी मुझे दुबली पतली नहीं या नाजुक नहीं वो नहीं जिस फिल्म या- की ये बात कर रही हैं, हाइट है ना इनकी, इनकी हाइट और वो जो काठी भी होती है, चौड़ी होती है ना, वो चौड़ी, वाली हाँ। चीज आप पे जचता है, किसी पे जचता है ना। ये अमन में तो बहुत दुबली थी। हाँ उस वक्त तो बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे क्योंकि आज मेरे भी याद दिमाग है। में आप जब सिलाई भी थी हैं। उस वक्त तो। हाँ। जी 24 कमर थी मेरी। अरे बाप रे, तो अच्छा भाई वो तो जी वो वक्त भी था। क्या बात है। जी मसरत आपका। ओके सो अच्छा, जमा पूंजी में आपने नहीं अपनी लाइक मैरिड लाइफ का जिक्र किया? मैरिड लाइफ होती तो जिक्र करती। हाँ ये तो ना करें ना, देखें आप। नहीं तो कभी इतनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने नवाजी हैं, हाँ। सो अल्लाह ताला कभी किसी को कुछ देता है, किसी को हाँ, कुछ नहीं देता, बस वो वाली जो बात है। बेहतरीन- आपने अकेले बच्चों की तरबियत की है, बिल्कुल। अकेले माँ और बाप दोनों बन के उन्हें पाला है। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी होता है कि जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं ना, हाँ। यानी कि चाहे वो वालिद हो चाहे वालदा वालदा हो, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, क्योंकि उनको काम भी करना होता है
ان کو ان بچوں کی تربیت بھی بہتر کرنی ہوتی ہے, تعلیم بھی دلانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ہمیشہ جو میں سمجھتی ہوں, جو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑا کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ ٹائم کم گلٹ ہوتا بھی ہے. ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں نے دونوں کا ان کو جی, چیز وہ دینی. کام کم, ہاں وقت کم, کام زیادہ, اور اس کے بعد اس چھوٹے سے وقت پر کیا کیا آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا نے کیا ان کو بتانا اپنے چاہتے ہیں. آپ کو آپ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا پھر اس وقت, وہ ٹائم جو ہوتا وہ ہے. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو اس وقت نارملی بچے صبح جو ہوتے ہیں نا وہ آدھے تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گودی پہ سر رکھ کے سو رہے ہوتے ہیں, بچوں اسکول آ گیا اٹھو. میرا کام یہ تھا کہ میں اس وقت ان کو کوئی آیات سنا رہی ہوتی تھی, یاد کرا رہی ہوتی تھی, بیٹے یہ پڑھو, مطلب بتا دیا, چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے صحابہ کرام کے یا کوئی قرآن کی آیت کے حوالے سے. اور میرا یہ اٹ واز مینڈیٹری فار می کہ میں اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جاتی. تو جب اسکول سے لینے جاؤ اس وقت بھی وہ ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم جو ہے اس میں بھی آپ صرف یہ نہ پوچھیں کہ اچھا بیٹے کیسے رہا اسکول. وہ بیچاری تھک ہار کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اسکول میں, شاید ڈانٹ پڑی ہو, شاید کھیل کے تھک گئے ہوں, لیکن اس ٹائم کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو ایک کوالٹی ٹائم مل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آدھے گھنٹے کا صحیح. اس آدھے گھنٹے آپ خود پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی جب یہ لوگ ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دن ہے نا میں نے ردا سے پوچھا کہ آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا واپس آتے ہوئے کہ آپ کیا بنیں گی بڑے ہو کے. تو اس نے کہا اماں اسٹرانگ وومن. میں نے تو اپنی طرف فوراً کہا, میں نے کہا میری طرح. کہتی نہیں. تو میں نے کہا پھر کون؟ تو میں نے پھر 2-4 ذرا نام لیے. میں نے کہا مارگریٹ تھیچر. کہتی نہیں اماں. پھر میں نے کہا بے نظیر بھٹو. کہتی ہے نہیں. پھر میں نے 1-2 اور نام لیے تو کہتی ہے اماں میں جمناسٹ بننا چاہتی ہوں. اس کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ اسٹرانگ, فزیکلی اسٹرانگ. میں نے کہا ہائے, میں نے کہا ردا کچھ اور. تو وہ اتنے مزے کی باتیں ہوتی تھی. اینڈ دین یو ون ریئلائز کہ ہم اپنے بچوں کو فورس نہ کریں کسی بھی چیز کے اوپر, جو ان کے اندر کیپیبلٹی ہے وہ ہمیں ان کو دکھانی چاہیے. بالکل. تو وہ بچے جو ہیں وہ کوالٹی ٹائم ان کو اسی طرح سے. تو یہ میری میرڈ لائف ہے. اوکے, اب نہ پوچھنا. نہیں تو آپ نے کیوں نہیں کی دوبارہ شادی؟ بھائی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس وقت اتنی ینگ تھیں, تو بچوں کی ماں تھیں, اور کام اینڈ دین obviously you know like ایک پیشن تھا جو کہ, اور میں ہمیشہ اپنے گول سیٹ کرتی ہوں, میں ٹارگیٹس کے ساتھ چلتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے, شکر الحمدللہ. اگر نہیں دیتا اور میرے راستے الگ ہو جائیں اس گول سے تو وہ بھی کہیں بہتر ہی ہوگا, یہ مجھے پتہ ہے. اور اسی لیے جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو اس میں عرصے کے بعد جب اتنا ہوا کہ بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے, تو پھر دوسروں کی مشکلیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے مسئلے ختم ہے تو میں نے دوسروں کے مسئلے سلجھا؟ سمپل سی چیز ہے کہ جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر آکسیجن ماسک گرے گا تو پہلے خود لگاؤ پھر ساتھ والے کو لگاؤ, چاہے وہ آپ کو اپنا بچہ کیوں نہ ہو. بالکل. تو وہ آپ اسی وقت دوسروں کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں. تو پھر میں نے جب اپنا وہ ٹاپک اپنا پروجیکٹ شروع کیا اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے, کہ خوبصورتی تو ان بچیوں کی بھی تھی جو کہ جن کو چھن گئی, تو پھر وہ بھی بیوٹی کے زمرے میں آنے لگ گیا. پھر اس میں پھر میں نے جب ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا, دھیان ہی نہیں گیا نا کہ میں اپنا گھر بساؤں دوبارہ یا کچھ, کوئی ایسا ہوا ہی نہیں. پھر مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے عورتوں کے لیے کیا کرنا, خواتین کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے. کوشش یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی بچی نظر آتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اسمائل اگین فاؤنڈیشن شاید میری پہچان بن گئی ہے, تو یقیناً میری پہچان بن گئی. تو اس میں میرے لیے اس دن سب سے خوشی کی بات تھی جب ایک بچی کا آپریشن ہوا, تو اس نے نا اس کے چہرہ شاید 20 سال سے وہ اس کی گردن جڑی ہوئی تھی. تو جب اس کا آپریشن ہوا تو اس کا سر یوں تھا, تو وہ کہتی ہے, وہ پنجابی میں بول رہی تھی کہ مسرت آپا میں آسمان دیکھ سکتی ہوں. مطلب اس وقت
कि जो खुशी थी मेरे लिए वो उसकी इंतहा कोई नहीं थी, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब अगर वाकई खुशी के आंसू कभी आए तो वो उस बच्ची की वजह से आए कि ये कह रही है कि मैं 20 साल के बाद ऊपर देख सकती हूँ। हम कितने नाशुक्रे होते हैं, हाथ पाँव जिस्म हर चीज़। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी क्यों हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। मतलब उसके लिए वो इतनी बड़ी चीज़ थी। एंड यू नो सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अनदर ऑपरेशन, उस बच्ची की ऑपरेशन हुआ, उसकी आँख में रोशनी आ गई, मतलब उसकी आँख बच गई। तो उसने जो 5-6 साल जो तकलीफ़ के गुजारे थे, जिसमें पहले वो कभी ज़िंदगी देखती थी और उसके बाद अंधेरा हो गया, उसके बाद उसको फिर से नज़र आने लगा, तो वो इस तरह अपने हाथ पाँव देख रही थी जैसे छोटे बच्चे पहचानते हैं माँ को या अपनी चीज़ों को पहचानते हैं। तो वो मेरे लिए एक इतना बड़ा खुशी का लम्हा था जो कि मैं भूल भी नहीं सकती और ना मैं भूलना चाहती हूँ। तो ये आपकी जमा पूंजी में एडिशन हो गया मुझे, हाँ, इसमें कि मुझे नज़र आ रहा है, यू नो, या मैं ऊपर देख रही हूँ। बिल्कुल। और फिर दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी संगीता आपा, नेक्स्ट जमा पूंजी। नवासे। जब पहली नवासी मेरी पैदा हुई, तो मैंने अपने हाथों से उसकी वो झूला जो था कैंटन का ना, उसका सारा चेक वाला मैंने लिया था पिंक रंग का। अच्छा। और अपने हाथों से सिया था, लंगोट अपने हाथों से सिए थे। इतनी मैंने हर चीज उसकी अपने हाथों से बनाई थी। ये कब सीखा? 80 फिल्में बनाने के दौरान ये सिलाई कढ़ाई ये कब सीखी भाई? बस जब वो पैदा हुई तो फिर मैंने 1.5 महीना काम ही नहीं किया था। और ये सब चीजें खुद ही काटती थी, खुद ही सीती थी मशीन में बैठ के। पता है आपको कि संगीता आपा ने क्योंकि अपनी बच्चियों की शादियां पहली की तो काफ़ी जल्दी की थी, तो इस वजह से मुझे याद है कि मैं हैरान थी, बहुत जल्दी मैं नानी बन गई। हाँ, तो इसलिए वो आई एम श्योर मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो पूछूंगी जल्दी शादी करने से क्या फ़ायदा होता है, जरा हम भी तो कुछ सीखे ना आपसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम इन लेजेंड से पूछ रहे हैं इनकी कुल जमा पूंजी। सो संगीता आपा ने बताया ना नवासी के बारे में, है ना। और अब हम दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं जी। आपकी चीजें यहाँ जो आपने कार्ड्स थे खत्म हो गई, लेकिन आपको याद आई होंगी ना और भी चीजें। एक वाकया रह गया था उसमें कौन कि सा भाई? अपनी जमा पूंजी के लिए क्या करता है बंदा। मैं फैमिली के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। अच्छा जी। सारी कश्तियाँ जला के नहीं, वो इतना वो नहीं था कि ये था कि चलो भाई कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, बच्चे ये वो। हाँ। तो जब मैं वहाँ था तो बच्चे पढ़ने लगे, प्रोसेस भी शुरू हो गए, वो वहाँ के जो कवानीन है। जी जी। तो यहाँ से एक फ़ोन जाता था, माँ ही होती है। तो कहती थी कब आओगे? आपकी अम्मी का? हाँ, कलेजे को हाथ पड़ जाता था। माँ से झूठ बोल नहीं सकते कि कब आऊँगा, और वहाँ कोई वाज़ेह नहीं थी सूरत हाल कि कब निकलेंगे, क्या होगा। मैं अगले महीने माँ जी इंशाल्लाह आ जाऊँगा। वो झूठ बोल बोल के फिर एहसास हुआ एक वक्त कि नई दुनिया वही है। वहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, किसी बड़े से बड़े एक्टर को भी कोई मुड़ के नहीं देखता कि कौन जा रहा है, हर बंदा अपने अपने बिजी होता है। हमने कहा ये हमारी दुनिया नहीं है। और फिर माँ की वो आवाज़ जो जाती थी, उसके लिए फ्यूचर अपना वो अपनी जमा पूंजी के लिए वाइंड अप किया वहाँ से और यहाँ आ गए। क्योंकि माँ को अपने हाथों फिर लहद में उतारना था, ये भी मेरे ही हाथों लिखा हुआ था। तो फ्यूचर छोड़ के वो सारा वारा वो अपनी जमा। कितना अर्से रहे आप? मैं काफ़ी रहा वहाँ, आउट हो के इन होते रहे, क्योंकि स्टेटस तो कोई था नहीं। इधर को निकल गए, कभी उधर को निकल गए, फिर वापस आ गए। वो स्टैंप होता है वापसी पे, तो आपको तो पता ही है सबको माशाल्लाह। तो उसमें मैं रहा, फिर वापस आके यहाँ के जो फ़राइज़ थे वो किए। ये भी जमा पूंजी की एक किस्म है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप एक वहाँ सुहाने ख्वाब देख रहे हैं कि यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर बच्चे भी पढ़ने लग गए वहाँ। हर चीज़, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका इस बेस पे वहाँ पेपर बने हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे। तो मेरे भी बच्चे पढ़ने लग गए थे, मगर मैंने कहा इनकी किस्मत में लिखा हुआ है तो पाकिस्तान में भी बच्चे पढ़ते हैं और बड़े बड़े काबिल बच्चे हैं बिल्कुल हमारे यहाँ। वो मैंने कहा चलो, तो हम छोड़ छाड़ के वापस आ गए। सही है भाई, कितना मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के जाना और फिर दोबारा वापस आना, सेट करना। तो ये तो है। नेक्स्ट
میرے پاس اب کچھ آئی ہے پرفیوم لائن کی کامیابی. اچھا اب ماشاءاللہ جمع پونجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سو جب میک اپ لائن سٹارٹ کر دی, وہ بھی ایک وہی جمع پونجی میں اضافہ ہوا. پلیز آپ ان کو نہ بھیجیے گا, اللہ رحم کرے. انکم ٹیکس والے. اچھا میں نام نہیں بھی لوں گا تو وہ پہنچ میں نے جاتے کہا ہیں شاید خود. کہہ رہی بیگم کو نہ بھیجیے گا آپ, ہاں پارلر نہ بھیجیے گا. نہیں وہ تو بہرحال ان سراخوں کی پہ ڈیوٹی آئے. ہے یہ, اور اچھی بات ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ اکٹھا کر لیا ہے تو بس ہم ہی رہ گئے نا. ہمارا حصہ ہمیں دے دیجیے. نہیں سو ابھی میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اپنی شکل اچھی کر لیتے ہیں, آپ اپنے بال اچھی کر لیتے ہیں, آپ اچھا میک اپ کر لیتے ہیں, آپ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں. ایک چیز پھر بھی رہ جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے خوشبو. خوشبو بہت ضروری ہے. کیا بات. تو خوشبو کے لیے وہی پھر نا کبھی کبھار آپ کہتے ہیں نا لپا پوتی ہوتی ہے اور اس کے بعد برابر نہیں بیٹھ سکتے آپ, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا سینس ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ آپ کے اندر سے خوشبو میں تو کہہ آپ دیتی ہوں بولے ہاں دور بھائی تھوڑا پرفیوم لگا لو جا کے. ہاں اور وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے خاص طور پہ جو میک اپ کرتے ہیں اکثر نا, آج کا ٹرینڈ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, پرس سے اپنا نکالا پرفیوم, سب کو لگا دیا, ڈیوڈرنٹ یا کچھ ایسا چیز رکھ لی کہ سب کو لگا رہے, کیونکہ ہمارے یہاں نہیں خیال کرتے لوگ. اصل میں اپنی دیکھیں جان بچانے اسپیشلی ماؤں کو اب ہم لوگ ٹوکنا شوٹنگ میں چاہیے جاتے ہیں تو بچیوں کو. میک اپ ظاہر ہے میک اپ کرنا ہوتا ہے. اب وہ میک اپ کر رہی ہیں, ایک اسمیل آئی ہے نا, بس بس دور ہو جائے. بات سنیے, پہلے آپ جا کے پرفیوم لگائیے, یہ پھر میرا میک اپ یہ کریں. جو یوں کرتی ہیں نا سب کو, وہ اپنی جان بچا رہی ہوتی. یہی تو وہی بتا تو, اور رہی میں ہے. کیا کر رہی ہوں, یہی تو نیا ٹرینڈ ہے. تو ایکچولی یہ کام ماؤں کا ہے کہ وہ اپنی بچیوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ بیٹا سب سجنا سورنا ضروری ہے, لیکن کوئی اگر تمہاری پرسنالٹی کا حصہ ہے, تم کھڑی بھی ہو, بیٹی بھی اور بیٹا بھی. بالکل. You become complete. کیونکہ ٹین ایج کی ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے بچوں میں, جب ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو ہمیں وہ خوشبو پیاری لگتی ہے. ہم اپنی اماں کو حق کرتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم لگاتے ہیں نا, مطلب ماں کے چلے جانے کے بعد ان کی خوشبو بھی ان کے دماغ میں, ہمارے دماغ میں رہتی ہے. ان کے دوپٹہ اور یہ کہ وہ فلانا ان کا کوئی دوپٹہ نکلا لگایا تو ہے اماں یاد آ گئے نا, یا نانی. تو میں نے جب اپنا یہ پرفیوم لائن لانچ کیا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے نزدیک پرفیوم جو ہوتا ہے, سینٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک احساس ہے. اس احساس کو آپ محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب میں جب جاؤں یہاں سے تو آپ کو وہ خوشبو اگر آپ کے ناک سے گزرتی ہے, آپ کہتی ہیں ارے مسرت آپا چلی گئی یہاں سے, یا کوئی اس طرح سے. خوشبو آپ کی پہچان. اور پھر ہر پرفیوم لائن کا ہوتا بھی یہی ہے نا کہ آپ نے اس کو, آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ تھکے آ رہے ہیں, آپ نے منہ ہاتھ بھی دھویا, اس کے بعد آپ نے اٹھائی پرفیوم اور فریش ہو گئے. سو اس جہاں وہ ایک فریشنس کا احساس دلاتی ہے, وہاں پہ آپ کی پریزنس کا بھی احساس دلاتی ہے. تو میں اتنی خوش ہوئی جب میں نے اپنی یہ پرفیوم لائن جو ہے وہ لانچ کی کہ اب ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنی انڈیویجویلٹی میں کمپلیٹ ہو گئے. بالکل, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. ایک اور جمع پونجی ہو گئی. جی ایسی اگلی آپ کی. ابھی کوئی مہینہ پہلے نواسی کا مجھے امریکہ سے آیا میسیج, باقاعدہ اس نے سارے اے نمبر لیے اور بڑے اچھے. تو اس نے کہا نانو میں نے اب لاء پڑھنا ہے. اچھا, تو میرے خیال میں ہمارے خاندان میں پہلی لڑکی ہوگی جو لاء کی طرف جا رہی ہے. اچھا, جنوری میں امریکہ میں پڑھ رہی ہے وہ. جی جی. اچھا اچھا اچھا. 18ویں سال میں لگی ہے وہ. ہاں, وہ ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے. اور یہ جب اس نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہاں, پھر اس نے وہ شعر بھی کیا, ہم سارے بچے اور ان کی بچیاں سب ایک اس میں گروپ بنا تھا نا, فیملی گروپ ہوتا ہے نا ایک, تو پوری اس میں لطیفے بھی بھیجے جا رہے ہوتے ہیں, ساری حال و احوال. سو آپ لوگوں کا بھی بنا ہوا ہے فیملی گروپ ایسا ویسا؟ اتنی چلاک ہے نواسیاں اور نواسے, انہوں نے اپنا الگ بنایا ہوا ہے. اور کیا, کیونکہ وہ اس میں نہیں ہے. کیونکہ اگر اس میں ہو تو ان کو ڈانٹ پڑتی رہے, تو وہ پھر کرتے بھی یہی ہیں کہ جو بڑی ہے وہ حفصہ ہے, وہ USA میں ہے, پھر میری بیٹی ہے, تو وہ دونوں جو ہے نا وہ ایسی ہیں جیسے کہ
ثانیہ نہیں ہوتی کہ سمجھا رہی ہیں بتا رہی ہیں اینڈ دین مجال ہے جو ان کے منہ سے کوئی ان کے بارے میں بات پتہ چل جائے. گہری ہیں گہری. اتنی کوئی گہری سہیلی اور سہیلیاں ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. ہمارا جو اپنا فیملی گروپ ہے اس میں بھی بہت مزہ یہی آتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی خوشی ہی ہے کہ آپ اپنے بلکہ جمع پونجی ہی ہے کہ آپ یہ فیملی گروپ جو ہے نا جہاں بالکل ایک دوسرے آپ کی اپنے خیریت یہ سب پتہ چل بہت جاتی ہے. مطلب آپ نے بھی بنایا ہوا فیملی کتنے کتنے سارے بنے ہوئے, بچوں نے الگ بنا رکھا ہے, رشتہ داروں کے الگ ہیں. اور واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیملی میں کہاں کیا ہو رہا ہے. ہم دور ہو گئے ہوئے ہیں ایک دوسروں سے جب تک یہ گروپ نہیں بن رہے تھے. پتہ ہی نہیں چلیے یار وہ کہاں ہوتے ہیں, وہ تو وہاں ہوتے ہیں, اچھا کیسی طبیعت ہے ان کی, یہ پوچھنا پڑتا تھا. آپس میں کسی نہ کسی کو تو پتہ چل جاتا ہے. اب ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے. وہ بیمار ہیں, وہ ماشاءاللہ وہاں چلے گئے. یہ ویسے بڑا اچھا ایڈیشن ہے. بڑی اچھی بات ہے. شادی کے کارڈ دینا کے لیے بھاگ بھاگ کے جانا پڑتا تھا, اب واٹس ایپ کر دیں بھائی. شادی کے اوپر مجھے یاد آیا کہ جب ردا کی شادی ہو رہی تھی تو ظاہر ہے ایک حلقہ احباب بہت بڑا ہے, لیکن اس کا یہ بہت تھا کہ نہیں اماں لیٹس ناٹ اوور اسپینڈ اینڈ آل. تو اس نے اتنی پیاری بچی, اس نے ان تمام رشتہ داروں کو بلایا جو ہم سے دور ہو گئے تھے یا جو ذرا جھجکتے ہیں کہ نہیں ہم ادھر نہیں جاتے, ہم مس فٹ ہیں یا کیا. صرف اور صرف وہ لوگ آئے تھے اس کے نکاح میں, اینڈ اتنی مطلب ان کی آنکھوں سے خوشیاں تھیں کہ آپ دیکھ سکتی تھی کہ شادی میں آپ ان کو بلائیں جو آپ کی خوشی میں خوش. بہت سارے لوگ آتے ہیں کھانا اچھا نہیں تھا, فلانا نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ شادی میں وہ لوگ ہونے چاہیے جن کا آپ کو 100% شور ہو کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہیں. وہ خوشی جو تھی نا وہ قابل دید ہوتی ہے. جب آپ اپنے والدین کی طرف دیکھتے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہمارے رشتہ دار آ گئے. بیٹی میں دیکھ رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں اس کی کتنی پیاری سوچ ہے. مطلب میں سوچ رہی ہوں اپنے دوستوں کی لسٹ بنا رہی ہوں, اور وہ جن کو جانتی بھی نہیں ہے, وہ چچا, وہ پھپھا, وہ جو آپ کی تھی اماں, وہ اس کے بارے میں بتائیے, ان کو مطلب بلانا. اینڈ دے ور آل دیئر اینڈ دے ور سو ہیپی. تو وہ ایک جو خوشی کا وہ میرے لیے تو ایک بہت, میری آئی ایم شیور کہ میری بیٹی کے لیے بھی وہ ایک ایسی جمع پونجی ہے جو کہ اس کو زندگی بھر یاد رہے گی. بہت پیاری. یہ شادی کارڈ پہ مجھے یاد آیا, لوگ اس پہ غصہ کرتے ہیں یار وہ کارڈ دینے نہیں آئے, واٹس ایپ پہ کارڈ جا رہا ہے نا, تو اس کا حل نکالا کسی نے. اس کو کسی شادی کے دعوت نامہ آیا, واٹس ایپ پہ انہوں نے کارڈ پڑھا سارا, اچھا 26 تاریخ کو شادی ہے, یار یہ خود کیوں نہیں آئے, بہت بزی ہوں گے کہیں کچھ. اس نے 5-5 ہزار روپے کے 2 نوٹوں کی تصویریں کھینچی اور اس کے جواب میں ان کو بھیج دیا کہ یہ سلامی آ گئی ہماری طرف سے, انتقام لے لیا. کیا جدید طریقہ نکالا, کمال ہے. اچھا اب جو ہے وہ مرحلہ جو ایک مطلب لائک وہ ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے. اب جیسے آپ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, اب ان کی شادیوں کے لیے سلیکشن کرنا کہ ان کے لیے کون سے آپ کے داماد بہتر ہوں گے, وہ بھی ایک زندگی کی جمع پونجی کا حصہ ہوتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا بیٹیوں کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے. سو وہ والا مرحلہ پڑھائی کے بعد, پھر اس کے بعد بچیوں کی شادیاں کرنا, یہ سوال میں آپ سے بھی کروں. جی ضرور. میں تو اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب بچیوں نے ڈگریاں لیں تو میرے نزدیک ان کو گھر میں بٹھانا ڈگریوں کے بعد وہ معیوب ہے. بالکل, اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور ویسے بھی. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا آنن فانن یہ سارا کام کر دیا. وہ میری بھانجی ہے جس کے یہاں میری بڑی بیٹی گئی ہے. اچھا, یہ دوسرے جو ہے اب خیر وہ غیر خاندان میں ہوئی ہے شادی نہیں, یہ نہیں ہے. اچھا, پہلی خاندان میں ہے. اچھا, مگر یہ اب خاندان بن جاتا ہے اس کے بعد. یہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے لوگ, اور وہ اصل فیملی تو پھر یہی بن جاتی ہے, یہ بن گئی بچوں کی سسرال ہے. تو ہم نے فوری طور پہ رخصت کیا کہ وہ اپنے گھر, وہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے جلدی ہی چھوٹی عمر میں شادی, آپ نے بھی جلدی, انہوں نے ڈگریاں لی اور آپ نے جلدی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. اور یہ مراحل اللہ نے کر دیے, وہ کر رہا ہوتا ہے. اوپر میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی کرونا کے فوراً, ابھی کرونا کا لاک ڈاؤن شروع ہونے والا تھا, کہ وہ میری وائف نے کہا کہ وہ آپ کا کون ہے, وہ جو فارم ہاؤس والا. میں نے کہا کیا جلدی پڑ گئی؟ وہ کہنے لگی نہیں میری ان سے بات ہو گئی لڑکے والوں سے,
تو یہ ہے کہ ہم یہ کر گزریں, یہ لمبا نہ کام ہو جائے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا بھائی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا جی پرسوں سے لاک ڈاؤن ہے, کل کا دن ہے, بتائیے. میں نے کہا اتنے بندے وہاں سے, اتنے بندے یہاں سے, تو کھانے وانے کا بھی آپ ہی کرو گے, اور وہ جو بھی درختوں پہ آپ نے لائٹ وائٹ کرنی ہے اتنی سی کر. تو لاک ڈاؤن سے ایک دن پہلے میری بیٹی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستے نکالتا ہے آپ کے لیے. وہی نا 2 سال تک ہالز نہیں تھے, بند تھے سب چیزیں, شادیاں آگے کی آگے. میں نے تو اس میں لاک ڈاؤن میں ہی کیا تھا. اچھا نواسی کی شادی. اچھا لیکن بس ان کے گھر والے تھے اور ان کی خالائیں تھیں. اچھا اچھا اچھا. اور سب کو جناب سینیٹائزر. اور نہیں, آپ اپنی بیٹیوں کا تو پہلے بتایا, آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں جلدی جلدی کر دی. بڑی والی کا میں نے 14 سال میں کیا, 15 میں وہ ماں بن گئی. 2 جون کو سالگرہ تھی. 2 جون کو 2 جون کی اس کی سالگرہ تھی, اور 6 جون کو بیٹی پیدا ہو گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آپ اس کو دلہن بنانے کے لیے لے کر آئیں. اچھا وہ بھی ان کی طرح ہی ماشاءاللہ سے ٹال ہے. نہیں ہوگی پھر وہ بچیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا, انہوں نے جب بتایا میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں, کتنی مسرت, اچھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی اس وقت. میں جو نا کام کرتی تھی تو گھر میں بیٹیاں اکیلی ہوتی تھیں تو مجھے ڈر لگتا تھا بہت زیادہ, اس لیے جلدی سے کرتی ہوں. جلدی ذمہ داری ڈال دی بچی کی. باقی دوسری والی کا جو سیکھنے بھی آئی تھی آپ سے, 16 سال کی, 16ویں میں لگی تھی. اب ماشاءاللہ اس کے بچے, 89 18 سال کی, پتہ ہی نہیں لگا. اس کے 5 بچے ہوئے, 2 بیٹیاں ہیں, اب 3 بیٹے ہیں. اس کے بالکل ایک جیسے ہی لگتے ہیں, ایک جیسے. بیٹا اس کا 14 سال کا ہے اور وہ ماں سے لمبا ہے. تو آپ کو لگتا ہے چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں, آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے؟ بہت اچھا رہا, بہت اچھا رہا. ہاں, تو ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. انہوں نے تو چلو ڈگری کر کے 18 کی ہو گئی, نہیں تھا کیا مکھا آ گیا, مجھے نہیں کٹ کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ایکسپیرینس ہے؟ بالکل. چھوٹی عمر میں چھوٹی عمر کی لڑکیاں ایڈجسٹ کر جاتی ہیں. اچھا. جو بہت عمر کی ہو جائیں, 25 26 سال کی, پھر میاں کے ساتھ ان کی بڑی مشکل سے سیٹنگ ہوتی ہے. اچھا, ردا کی تو اپنی پسند کی تھی نا, پسند کی تھی, خرم کی بھی اپنی پسند کی تھی. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے ہم ہمیشہ پہلے کہتے تھے نا کہ آپ لڑکی کی صورت بھی دیکھیں تو سیرت بھی دیکھیں, خاندان بھی دیکھیں. تو سیم گوز فار دا بوائز کہ آپ جس کے ہاں شادی کر رہے ہیں ان کی سیرت, کیسے لوگ ہیں, خاندان کیسا ہے, خاندان دیکھنا بہت ضروری ہے. لڑکا لڑکی کی شادی اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے, اگر جیسے میری بچوں کی بھی شادیاں جلدی ہی عمر میں ہوئی ہیں, 14 سال نہیں ہوئی, سوری. لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ میں ضرور سمجھتی ہوں کہ اگر تو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے کہ بھئی ہاں پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, خاندان اچھے ہیں, اینڈ تو وہ لوگ مل ملا کے اپنی زندگی گزار لیں گے. آج کل کے وقتوں میں جب آپ کسی چھوٹی عمر کے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو جب وہ میچیور ہونے لگتے ہیں تو ان کی نظریات بدل جاتے ہیں, ان کے چوائسز بدلنے لگتے ہیں. اب وہ اس شادی کو پھر کھینچتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, زمانہ بدل گیا ہے نا, زمانہ وقت بدلا ہے, اور اب یہ بچے وہ نہیں رہ گئے کہ جن کو ہم کہہ دیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی ایک دن پہلے. اب وہ تو پورا جو ہے نا, ان کو پورا سیٹ اپ چاہیے بھائی. ہمارے بچے تھوڑی سنیں گے, جب ہمارے بچوں کی شادی کی باری آئے گی تو وہ بتائیں گے کہ یہاں شادی ہم نے کرنی ہے. اچھا, میں نے جو اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کی, میں نے ہی لڑکے دیکھے, بچے نے نہیں دیکھا تھا. ارینج میرج تھی تینوں کی, اور صحیح روب میں دی مائی. ہمارے تو روب میں نہیں آئے بچے, آج کل کے بچے, زمانہ بدل گیا. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا, اپنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں زندگی کی. ایکچولی یہ زندگی کی باریکیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی اور سیکھ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اور جو گزارتا ہے, جس پہ گزرتی ہے, اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے گزری ہے زندگی. اینڈ میں تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جمع پونجی رہ جاتی ہے کہ یہ میری زندگی کا اثاثہ ہے. سو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور کامیاب کرے اور نام کمائیں آپ لوگ, ماشاء اللہ. پراؤڈ آف یو آل. تھینک یو, تھینک یو. آپ ماشاء اللہ تینوں ہی خواتین جو ہیں باہمت اور کام کو کام سمجھ کے کرنے والی, اور ان کو کریڈٹ سب سے زیادہ میں دیتا ہوں کیونکہ جب کسی گیسٹ نے آنا ہوتا ہے نا مارننگ شو میں,
तो वो कहता है मुझे उल्टा टांग के 100 कोड़े मार लो, मैं मैंने नहीं मॉर्निंग जाना। शो में मैं उसके लिए अंधेरे में उठना पड़ता है। सुबह सुबह अभी अंधेरा होता है कि उठ के बैठ जाता है वो, और आता तो कई आप सालों से यकीन करेंगे, माशाल्लाह। अशरफ मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ क्योंकि अमेरिका में जो छोटी बेटी उसको कोरोना हो गया। मैं बड़ी परेशान रही, 4 बजे सोई हूँ फिर से और सुबह कोरोना? 7 बजे उठ गई। कोरोना रिपीट फिर हो शुरू रहा है हुआ कोई। बहुत ये हम शुरू- आपस की बातें ब्रेक के दौरान करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हो गया मुझे? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ डॉक्टर सैयद फरहान शाह, जो कि CEO हैं लीकोडर्मा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेस्ट वाइटलाइगो ट्रीटमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान का अवार्ड भी आप हासिल कर जी, चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। एंड फिर मेरे साथ मौजूद हैं दानिश राव, जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं लीकोडर्मा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं शो पे। तो आप एक दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, मुझे याद है मेरे शो पर यहाँ, और हमने सबको बताया था कि आपका जो एक क्लिनिक है वो मुल्तान में है। जी जी तो अब मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आप लोगों के, अब माशाल्लाह से कराची में भी आप लोग बहुत शुक्रिया, आप लोगों बहुत का शुक्रिया क्लिनिक है। आपका। किस तरफ है? ये तारिक रोड पे है, तारिक रोड। बहादुराबाद तारिक रोड। बहादुराबाद। और एवरी फर्स्ट डेट से लेकर 10 डेट के दरमियान हमें ना मौजूद होते हैं कराची में, यानी पूरा महीना हम लोग नहीं सिटिंग होती है हमारी, दूसरे शहरों में फर्स्ट से सिटिंग लेकर होती है। 10 तक जी कराची हाँ, होते हैं, जी फिर हाँ, उसके फर्स्ट बाद अच्छा वाइटलाइगो की हम बात करते हैं, जिसे हम उर्दू में बर्स या फूलबेरी भी कह सकते हैं। जी, जी। ये आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जी जी। तो इसकी क्या वजह है कि इतना तेज़ी से कैसे फैलना शुरू हो? देखें, पहले तो ऐसा था कि पहले इतना तेज़ी से नहीं फैलता था। पहले तो आप ये देखें कि 100 में से कोई 1 या 2 बंदे आपको नज़र आते होंगे कि विटिलाइगो के पेशेंट्स, लेकिन आजकल जो है ये बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। इसके इंक्रीज़ होने के जो रीज़न्स हैं वो ये हैं, पहली बात कि एंटीबायोटिक मेडिसिन इन्फेक्शन कर जाती है बॉडी के अंदर कोई, उसकी वजह से हो जैसे हमने जाती है। बुखार वगैरह किसी भी चीज़ में एंटीबायोटिक्स ली, उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है जो इंक्रीज़ होने लगती है, इन्हें पैदा हो जाती है और पैदा होने के बाद ये बढ़ने भी लगती है। अच्छा किस उम्र में ज़्यादा होती है? देखिए, इसकी कोई उम्र नहीं है, यानी किसी भी उम्र में ये हो सकती है। लेकिन आजकल मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो स्पेशली कराची में तो बहुत आ रहे हैं और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन कराची में स्पेशली ज़्यादा पेशेंट मेरे पास ये आ रहे हैं जिनकी एज 5 से 15 साल के दरमियान में है। जी 5 से 15 साल के दरमियान में जो एज है, इस एज के बच्चे और बच्चियां जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है ये बीमारी। मतलब लाइक एक सन स्पॉट्स भी हो जाते हैं बच्चों पे, तो वो और ये एक जैसी चीज़ है क्या? नहीं, सन जैसे स्पॉट्स एक spot अलग पे चीज़ धब्बे है। धब्बे आप देखेंगे ना, हम लोग पहले समझते थे कैल्शियम की कमी है, जी, ऐसा ही इसलिए है। धब्बे हो रहे हैं। तो वो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ कैल्शियम है। की कमी एक अलग चीज़ है। कैल्शियम की चीज़ एक अलग चीज़ है, लोग उसको फंगस भी कहते हैं, कोई कैल्शियम भी कमी कहते हैं, हाँ। स्किन की डिजीज़ होती हैं, अलग लेकिन है। ये अलग डिफरेंट है ये। और ये ज़्यादातर पाई जाती हैं फास्ट फूड्स वगैरह आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मुर्गी को आजकल खुराक दी जा रही है वो स्टीरॉइड्स केमिकल्स होते हैं। अच्छा इसीलिए ज़्यादा तो वो ज़्यादा जाहिर बात किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं स्टीरॉइड्स, किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो मिल्क में लें, चाहे वो आप चिकन में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, जो उनको फीड दी जा रही होती है, तो उसका फीडबैक इसी तरह आता है कि स्किन के ऊपर जो रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिकन वगैरह का इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। अच्छा और बच्चों मुझे में ज़्यादा। बताएं, आप लोग कहते हैं, सुना है कि वाइटलाइगो का कोई मतलब मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्या ये देखिए, दुरुस्त है? मेडिकल साइंस में ये बात किसी हद तक ठीक है। मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि बीमारी के तौर पे। मेडिकल साइंस कहती है कि ये बीमारी नहीं, एक शिकायत है, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। देखिए, मेडिकल साइंस कहती है ये बीमारी होने के 4 से 5 अगर रीज़न हो तो ये हम इसको बीमारी तस्लीम करते हैं। पहली बात ये कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, यानी क़ुव्वत मुदाख़लत ख़त्म हो जाए इंसान की, जैसे इंसान को बुखार हो जाता है, वो टेबल पे या इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो मेडिकल साइंस में ऐसा सिलसिला कोई नहीं है। मतलब इसकी वजह से नहीं होता, इसकी वजह से नहीं होता। ये बीमारी उड़ के या छू के लगे तो ये बीमारी है, इसमें पेन हो तो ये बीमारी है, इसके अंदर बैक्टीरियल हो तो ये बीमारी है। तो इसमें इनमें से कोई ऐसी रीज़न नहीं है जो मेडिकल साइंस इसको बीमारी एक्सेप्ट करे। अच्छा जैसे अगर वालिदैन में से किसी एक पेरेंट को है तो क्या वो बच्चों
में भी ट्रांसफर हो सकती है जेनेटिकली? देखिए 1% चांसेस होते हैं। अच्छा। 1% चांसेस लाजमी होते हैं किसी पेरेंट्स में, जैसे वालिदैन को, वालिद को या वालदा को अगर ये प्रॉब्लम है, अगर उनका पीछे से जेनेटिक प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग आ रही है, यानी पहले किसी को दादा को भी थी, उनके परदादा को भी थी, तो फिर लाजमी तौर पे 1% चांसेस होते हैं। लेकिन अभी फ्रेश है, जैसा भी किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, ना उनकी वालदा को है ना वालिद को है, तो फिर जो है इतना कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब जैसे आपके पास आते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या हो जाता है फूलबेरी तो आए, या जैसे जेनेटिकली आ रहा है तो पहले से डर के ही आ जाए? क्या करना चाहिए, किस वक्त आपके पास आना चाहिए? जैसे ही स्किन प्रॉब्लम की आपको महसूस हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है स्किन के ऊपर, कभी हाथ पे शुरू होती है, हाथ पे शुरू, अगर हम इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, हम कहते हैं जी कैल्शियम के दाग हैं, फंगस है, आप दूध पी लो, कैल्शियम की आप टैबलेट्स खा लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये विटिलाइगो स्टार्ट हो चुकी होती है बॉडी में, हम घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं उसको, घरेलू टोटके इस्तेमाल। वो क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते पैचेस बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। जब भागते हैं उसके बाद हम टैबलेट्स ले रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी फैल चुकी होती है बॉडी पे, फिर हम लोग समझते हैं ना इलाज है वो, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू के अंदर ही अगर ये प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से आप। तो ये ठीक है। तो ये जो आपकी ये जो मेडिसिन है, ये क्या है, इसके हवाले से बात? ये ऑर्गेनिक मेडिसिन होती है, जड़ी बूटियों वाली, और ये सफ़ूफ की शक्ल में होती है, पाउडर फॉर्म में मेडिसिन होती है, साशे पैकिंग के अंदर होती है। अच्छा। इसके अंदर ये होता है कि आपने रोज़ाना रात को एक बॉल लेना है मिट्टी का, उसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है और एक साशे डाल के उसको छोड़ देना है। सुबह उठ के उसको फिल्टर करके उसका पानी पीना है, और 1 घंटे बाद आपने उसका नाश्ता करना और ब्रेकफास्ट करना होता है। ये इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, दोनों चीज़ें हैं ये। मतलब लगाने के लिए भी है और पीने के लिए। जी हाँ। और कितने अरसे तक इस्तेमाल करें इसको? देखिए ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद हैं जो 22 दिन में ठीक हो गए। अच्छा। और ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद हैं इनको 4 महीने भी लगे हैं, 6 महीने भी लगे हैं, 8 महीने भी लगे हैं, जिसके डिपेंड करता है कंडीशन पे, पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे होता है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि पूरी बॉडी वाइट होती है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है। बाज़ टाइम किसी का एक पैचेज बना होता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके? देखिए ये दवा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री से वेरीफाइड है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना आफ्टर ना बिफोर, और इंशाल्लाह आप 30 से 45 दिन में ही आपको वाज़े रिजल्ट आने शुरू करते हैं। और अगर मैं इसका बजट पूछूं, बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं? नॉर्मल बजट है, आप किसी भी नॉर्मल बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना खास बजट नहीं है कि बंदा ले ना पाए, किसी भी तबके का ले सकते हैं ये व्हाट्सएप। अच्छा, जैसे आपने कहा कोई 35 दिन में दिखता है, कोई 4 महीने में दिखते हैं, तो क्या रिजल्ट्स क्या दिखना शुरू होते हैं इसके? जैसे इसमें रिजल्ट जो आते हैं, इसकी 3 निशानियाँ होती हैं ठीक होने की। एक निशानी ये होती है जो वाइट पैचेस होते हैं, इसके अंदर ब्लैक कलर के डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, काले काले नुक्ते नुक्ते डलते हैं, इसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। एक रिजल्ट ये होता है। दूसरी रिजल्ट ये होता है जो सफ़ेद रंग के दाग होते हैं वो लाल हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं, और उनमें खारिश ईचिंग सी होनी शुरू होती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है जो सफ़ेद रंग के दाग होते हैं, इसकी सफ़ेदी लाइट हो जाती है, दाग मध्यम होना शुरू हो जाता है, सफ़ेदी लाइट होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 रीजंस होते हैं इसके रिजल्ट आने। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दें, दिखाए बगैर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा फ़ोन किया कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम किसी और शहर में नहीं आ सकते, तो ऐसा इसका इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, जैसे हमारा कराची और मुल्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक है, इसके अलावा दूसरे शहर के अंदर है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करते हैं, हमें व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं अपनी पिक्चर्स, हम उनको बता देते हैं सारी तरीक़ेकार, उनको टाइम बता देते हैं कितना टाइम लगेगा, तो ये पॉसिबल है, और घर बैठे दवा हासिल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। तो वो जैसे पाकिस्तान में तो ऑनलाइन मंगा ली ना? जी जी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो लोग कैसे डिलीवर करवाएं? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरनर्स के लिए हमने ना हमारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। अच्छा। हम थ्रू पाकिस्तानी कोरियर के थ्रू इंटरनेशनल डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं और नेशनल वाइड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में COD की है, कैश ऑन डिलीवरी मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, और ओवरसीज़ वो हमारे यहाँ ना ऑनलाइन स्टोर के थ्रू बाय कर सकते हैं। अच्छा, बीमारी एक दफ़ा चली जाए फिर दोबारा आ सकती है क्या? देखिए दोबारा आने के चांसेस कभी नहीं होते, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तब। होता क्या है कि हमारे जैसे फेस पे दाग होते हैं, कपड़ों के अंदर होते हैं, हमारे फेस के ठीक हो जाते हैं, क्लाइंट मुतमिन हो जाता है, क्लाइंट छोड़ देता है मेडिसिन को। वो समझता है कि जी अंदर के दाग हैं, मुझे ही पता है, किसी को नहीं पता। फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा होने के चांसेस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, प्रॉपर अगर क्लाइंट जो है मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा कभी नहीं होता। एक दफ़ा पिगमेंटेशन एक्टिवेट हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा बीमारी कभी नहीं आती। नहीं आती। अच्छा, बस यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके क्लिनिक्स का एक दफ़ा दोबारा आप बता दें। मुल्तान
एंड कराची, टाइमिंग्स, डेट, कहाँ कहाँ किस वक्त क्या होते हैं आप? बेसिकली हमारा मेन ऑफिस है वो कराची में है, ठीक है। और यहाँ पे हम हर मंथ की फर्स्ट डेट से 10 डेट के दरमियान मौजूद होते हैं। ठीक और है। इसकी जो टाइमिंग है वो अपॉइंटमेंट लेंगे आप, मतलब हमारे कॉल सेंटर्स हैं, कॉल पे रीच करके आप है ना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फेसबुक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा। और जो अदर है हमारा मुल्तान क्लिनिक है, वो उधर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। उसके अलावा हमें ना इन फ्यूचर लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर 3 सिटीज़ में हमें ना अनकरीब ओपनिंग करने वाले हैं, अच्छा, ताकि हम हर सूबे को, हर सिटी को अप्रोच कर Cater कर सकें। और जो मोस्टली पाकिस्तानीज़ हैं, मतलब जो छोटे छोटे इलाकों में हैं इस वक्त, तो वो हमें है ना कॉल पे COD के थ्रू और होम डिलीवरी करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।